जी हाँ, CNBC आवाज़ एक्सक्लूसिव नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ फाइनेंस मिनिस्टर का ये इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज 4 बजे लाइव एंड एक्सक्लूसिव CNBC आवाज़ पर। लेकिन मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में आज शानदार मोमेंटम पहले हाफ में, हालांकि कुछ एंटी क्लाइमैक्स का रिस्क इस समय, फ्राइडे भी है शायद इसकी वजह से टुवर्ड्स द एंड थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, लेकिन शुरुआत अच्छी हुई, गैप अप मिला। उसके बाद इंट्रा डे में 300 पॉइंट की रैली और मार्केट ने उसके बाद लगाया एक रिकॉर्ड हाई। इनफैक्ट करीब करीब 11:30 बजे वो रिकॉर्ड हाई लगा, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और उसका कल्प्रिट रहा निफ्टी बैंक। फिर से निफ्टी बैंक अगर आप देखें तो इस समय करीब करीब डे लो पर निफ्टी बैंक, हालांकि निफ्टी ने हाई ज़रूर लगाया इंट्रा डे में। रिलायंस और IT शेयरों में ज़ोरदार तेज़ी है, और अगर आप देखें बाकी स्टॉक्स वहाँ पर OMC शेयर इन्होंने लीड किया शानदार तेज़ी में, लेकिन बैंक निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉब्लम, और उसमें आप देख रहे हैं इनफैक्ट थोड़ा सा डे लो पर इंस्पेक्ट बैंक निफ्टी समय। वीरू हर्षिता, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। तो निफ्टी बैंक थोड़ा सा मूड बिगाड़ने का काम कर रहा है, लेकिन अनुज एक तगड़ा सत्र जैसे आप मेंशन कर रहे थे, और जो हम ऑल टाइम हाईज पर पहुंचे, एक नया शिखर आज जो छुआ है, अभी भी खरीदारी का मौका है। भले ही कूल ऑफ आता है, एक अच्छा खासा स्पाइक के बाद लोग थोड़ा सा विराम लेंगे, लेकिन क्या इन लेवल्स पर भी खरीदारी करनी चाहिए? देखिए लास्ट का 1.5 घंटा देख लेते हैं, लेकिन एक चीज़ बेसिक बहुत क्लियर है, डिप्स पर बाय करें, हर डिप्स पर आप बाय करें इस मार्केट में। और वो जो रिस्क रिवॉर्ड की बात है 2, 3, 4, 5, 6 के हिसाब से, वो व्यू अभी भी इंटैक्ट है। अब कितना भी स्लिप कर जाएं हम, मेरे ख्याल से फिर भी एक हायर लो तो बना देंगे निफ्टी पर। तो आई थिंक वो एक अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। अगेन इस चीज़ का ध्यान रखिए, मार्केट भले इंट्राडे में आपको शेक आउट कर रही हो, पोजिशनली नहीं। 21,137 हम पिछले वेंसडे को थे, और आज फ्राइडे आते आते हम 21,800, 22,000 भी क्रॉस कर गए। तो टेक्निकली पिछले वेंसडे के लो से अब आज के हाई के बीच में 800-900 पॉइंट की रैली हो गई। वो बड़ी रैली है। हर गिरावट में खरीदें, लॉन्ग रहें, स्टॉप लॉस लगा के रखें 21,600 का। और निफ्टी बैंक में अभी भी कन्विक्शन थोड़ा सा मिसिंग है। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा हायर लेवल पर प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहें और इंडेक्स से ज़्यादा स्टॉक पर फोकस करें, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स अभी भी नहीं चल रहे हैं। PSU बैंक्स चल रहे हैं। PSU बैंक निफ्टी आज फिर सेकंड डे रनिंग 3% ऊपर था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है नहीं निफ्टी बैंक में। एग्जैक्टली। अच्छा, ऐसा हमने ना कल और एक व्यू लिया था कि यहाँ से ना PSU बैंक और OMCs में एक फोकस रखिएगा। हाँ। और आज सुबह भी IOC लिया था हमने स्पॉटलाइट में। अब यहाँ पर जो है ना, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये मुझे लग रहा है कि रैली जो है ना, ये वाली रैली एक हम लोग कई बार बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर। असली पैसा बना है आपका इसमें। वो CPSE का ETF देखिए फॉर एग्जांपल, CPSE इंडेक्स आज फिर 4% ऊपर भागा है। मेरे ख्याल से एक महीने में ये 20-25%, 2-3 महीने में इस तरीके की रैली दिखा चुका होगा ये। यहाँ पर अभी भी लोग जो है ना डिसबिलीफ में, किसी को यकीन नहीं हो रहा कि इस तरीके की रैली हो सकती है। 3 महीने में 45% इंडेक्स ने रिटर्न दिए आपको। इसका मतलब क्या बोले, अब इंडेक्स में इस तरीके के रिटर्न्स मिल रहे हैं तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत क्या है। तो अभी भी पोर्टफोलियो जो बनाया ना, थोड़ा मुझे लग रहा है PSU से रिलेटेड बनाए तो वो अच्छा रिटर्न्स देगा आपको फिर भी। वीरू, वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से कुछ हैं अच्छे स्टॉक्स, इसमें कोई राय नहीं है। अब मैं पहला स्टॉक जिसका जिक्र करूंगा दैट कैनफिन होम्स। एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा कैनफिन होम्स। कल हमने बजट के बाद भी देखा था HFCs में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। कैनफिन होम्स 4.5% ऊपर। अभी इस प्राइस में अच्छी बात यह है कि जुलाई 2023 के बाद की जो हाईएस्ट ट्रजेक्टरी थी, ये उसको क्रॉस करता हुआ 836। अगर आप डेरिवेटिव्स में इसके वाइडेशंस को देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा खासा हुआ है। करीब करीब अगर आप देखें तो स्क्रीन पे 2.92% का बिल्डअप है। तो पहला स्टॉक हो गया कैनफिन होम्स, स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ डे हाई की ट्रजेक्टरी में, और एक बहुत ही अच्छी अगर आप देखें रेंज ब्रेकआउट है यहाँ पे। अदानी पोर्ट्स दूसरा स्टॉक, आज सुबह से मैंने इसको मार्क भी किया था, और इसमें आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्ग मूव भी है। एक बहुत ही शानदार फ्लैग ब्रेकआउट है। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर जरा इसके फ्यूचर्स के स्टैट्स रखिएगा एक बार। इस वक्त अभी भी डे हाई की ट्रजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ 1262, एक फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है, और ओपन इंटरेस्ट में करीब करीब इसमें 80,800 शेयर जुड़े हैं। हालांकि डेरिवेटिव्स में 0.20 बिल्डअप हुआ, बट स्टिल प्राइस वाइज बहुत शानदार है ये स्ट्रक्चर। ONGC अभी अनुज सारी की सारी अगर आप देखें PSUs का उल्लेख कर रहे थे 257.55, इसने एक स्विंग हाई काटा, मतलब पिछले 4 सेशंस का डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। अगर ये क्लोज आता है 257.65 पे तो ये इस दौर का नया क्लोज होगा, और मतलब पोस्ट अप्रैल 2015 के बाद। OI में करीब करीब 5% का बिल्डअप, ह्यूज बिल्डअप। आई मीन स्टिल अगर आप देखें हर्षता, करीब
40 लाख शेयर का बिल्डअप इंट्राडे में, ये मैटर करता है। ओएनजीसी अभी भी अगर आप देखें स्टैट्स वाइज बहुत स्ट्रांग है। और एक मैं एनबीएफसी का जिक्र करना चाहूँगा जो कि इस वक्त चार्टिकली और साथ ही साथ ऑप्शंस आंकड़ों के मुताबिक अच्छी लग रही है, दैट्स मन्नापुरम। एक बार स्क्रीन पर रखिएगा, 3% ऊपर आके ट्रेड करते हुए स्ट्रॉन्ग मूव, डे हाई की ट्रेजेक्टरी में भी ट्रेड कर रहा है और 3.5 लाख शेयर का बिल्डअप है। तो मैं कुछ थोड़ा सिलेक्टिव होकर कैनफिन होम्स, अदानी पोर्ट्स, ओएनजीसी और मन्नापुरम। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर मोमेंटम, लेकिन ट्रेंडिंग काउंटर्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर आज कई ऐसे स्टॉक्स है जहां पर अच्छी खासी तेजी, और कुछ की तो झलक वीरू ने दिखा ही दी है, जिसमें ओएनजीसी शामिल है, अदानी पोर्ट शामिल है। लेकिन आज के बड़े मूवर्स में आप गौर करेंगे तो बीपीसीएल है, वहां पर एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला। इनफैक्ट पूरे ऑयल मार्केटिंग स्पेस में आपको ध्यान गया होगा आज करीब तेजी बनती हुई, तो 10% का उछाल इधर। पावर ग्रिड में भी करीब 5% तक के गेंस देखने को मिले हैं। पीएसयू स्टॉक्स पूरे फॉर्म में, पूरी तेजी में। कुछ और काउंटर्स जो वायदे बाजार में है, एबिट इंडिया नंबर्स के बाद देखिए, एक तो 28-30 हजार रुपए का शेयर है, लेकिन उसमें भी आज करीब 8% तक के गेंस बनते दिखाई दिए हैं। यही नहीं, एबी कैपिटल जैसा स्टॉक, आपका जीएमआर एयरपोर्ट, आपके एमसीएक्स में हमने देखा है तगड़े वॉल्यूम्स पर खरीदारी नजर आई है। लेकिन इस बाजार में कुछ मंदी वाले सौदे भी आपको दिखाई देंगे। मिसाल के तौर पर आयशर मोटर्स, एचडीएफसी लाइफ, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर मुनाफा वसूली बढ़ रही है। एचडीएफसी बैंक का आज साथ नहीं है और एचयूएल भी करीब 1% करेक्शन दिखा रहा है। पेटीएम लगातार दूसरा सत्र लोअर सर्किट पर ये स्टॉक फंस गया है, 20% का नुकसान आज भी। सिटी यूनियन बैंक नंबर्स के बाद 4% टूटा, तो आज डाबर, आईसीआईसीआई प्रू, बेसिकली कल जो आपके इंश्योरेंस कंपनी और एफएमसीजी स्टॉक्स में जमकर तेजी देखने को मिली थी, उन पर विराम लगा है। वहां पर कुछ कुछ मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये अब तक की सिचुएशन मार्केट की, लेकिन अब आपने मार्केट में ट्रेड क्या लेना है, इस पर बात करेंगे डिटेल में। फंडामेंटल्स पर हम राय लेंगे ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल से। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारा पैनल तैयार है। प्रकाश गाबा, रचना वैद्य, कविता जैन, जतिन गेडिया और नीलेश जैन से होगी बातचीत। आज डिक्सन टेक्नोलॉजीज नंबर्स हाल ही में आए हैं, परसों ही आए थे, इनफैक्ट कल ही आए थे, बेग योर पार्डन। तो नतीजों पर बात करेंगे 220 पर कंपनी के मैनेजमेंट से। कंपनी के सीएफओ सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में किन किन कारणों से तेजी बन रही है, यतिन इसका उल्लेख करेंगे 220 के आसपास। फिर 235 पर नजरें जाएंगी सुमित पर। ये बताएंगे कि पेटीएम में कितने निवेशकों का एक्सपोजर है, खासतौर से म्यूचुअल फंड साइड पर, और वहां पर किस तरह के लॉसेस बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, नोशनल ही सही। लेकिन 245 पर एक और पॉकेट रहेगा नतीजों का। कल याद रखिएगा सैटरडे है, लेकिन एसबीआई के नतीजे आएंगे। फिर सोमवार को भारतीय एयरटेल, अशोक लेलैंड, टाटा केमिकल्स के नंबर्स, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है उस पर भी बातचीत होगी। 250 पर हमारे साथ मार्केट बिग वॉइस में आदित्य बिरला सन लाइफ के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर महेश पाटिल जुड़ने वाले हैं। फिर जायजा लिया जाएगा डीलिंग रूम का, पीटीएसटी, एसटीबीटी ट्रेड्स और ऑफ कोर्स क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं, फिर पैनल को स्क्रीन पर रखते हैं। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। बताइए इस समय की ट्रेड, थोड़ी सी इंट्राडे में वॉलेटिलिटी मार्केट में। जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक का नाम चुना है मैंने इस वक्त, वो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ट्रेड कर रहा है 179 पर, स्टॉप होगा 178 का, सिर्फ ₹1 का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 183 टू 185, ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए। आज तो नहीं होगा, लेकिन आजकल में ये पॉसिबल है। यस, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गेल पर आप कह रहे हैं तेजी की पोजीशन 185 तक की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन रही है। रचना जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। और मेरा जो ट्रेड रहेगा ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया के कैश के लेवल के हिसाब से इट्स एट 447 एट दिस पॉइंट इन टाइम। मेरे हिसाब से ये बहुत ही जल्दी 450 की तरफ जाना चाहिए, और 450 क्रॉस कर गया तो देन 53 एंड 55 दिखने चाहिए इसमें। और डाउनसाइड में इसमें सपोर्ट के लिए 439 का लेवल ध्यान में रखना चाहिए। जब तक 439 के ऊपर ये काउंटर रहता है, तब तक 453-55 तक जाने की इसकी आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर उम्मीद है। दिस इज नॉट जस्ट फॉर 1 आवर, पर ये पोजिशनली भी कैरी कर सकते हैं। ओके, ऑयल इंडिया आपका बाय कॉल है। रचना जी का। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मेरा ट्रेड है डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का पोजिशनल सेटअप इज लुकिंग वेरी गुड, और बजट अनाउंसमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर इस कंपनी पर हम काफी बुलिश भी है। मुझे लग रहा है 20 EMA से इसने एक बहुत अच्छा पुल बैक दिया है, और 10 EMA के ऊपर जाकर अभी प्लेस्ड है कंफर्टेबली।
सो 6282 के लेवल्स पर एज ऑफ नाउ है। मुझे लग रहा है पोजिशनल सेटअप देखे तो ये अपने 6500 6600 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 6034 का ऑन अ पोजिशनल बेसिस, और अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं तो 6100 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाएं। ओके, मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी वापस, इनफैक्ट अब सेकेंड राउंड ऑफ बाइंग ऐसा लग रहा शुरू हुई है। निफ्टी वापस 200 पॉइंट ऊपर 21,900 पर, और सेंसेक्स में भी अच्छा मोमेंटम 72,200 के वापस एक बार पार। राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो ये बताइए कि बजट को कैसे पढ़ा आपने, और जो इतनी बड़ी रैली हुई स्पेशली पीएसयू स्टॉक्स में, उसको कैसे देख रहे हैं? उसके बाद आपके स्टॉक पिक पर आएंगे। गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी, हर्षिता जी और भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। बजट कहा जाए तो वैसे कुछ विशेष था नहीं, बट इससे बेहतर निर्मला जी कर नहीं सकती थी, क्योंकि उनको फिस्कल डेफिसिट भी देखना था, आने वाले इलेक्शंस को भी देखना था, और सबसे अच्छी बात हुई कि जो ये आशंका थी कि इलेक्शन के मद्देनजर हो सकता है कि पॉपुलिस्ट बजट आए, वैसा कुछ नहीं हुआ। और जिस तरीके से फिस्कल डेफिसिट के उन्होंने आंकड़े दिए कि 5.1 का, तो ये ऐसा लगने लगा कि जो 4.5% का फिस्कल डेफिसिट आने वाले सालों में उनका टारगेट है, वो कोई महज ख्वाब नहीं है, वो हो सकता है। और केपेक्स में जिस तरह की बढ़त हुई वो एक बहुत पॉजिटिव नजर आया हमें, खास करके इस बात के नजर कि पिछले साल ही केपेक्स बहुत हाई था, और इस बार अगर 10-11% बढ़ता हुआ केपेक्स नजर आ रहा है, तो प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के बाद मुझे लगता है कि वहां से बहुत अच्छी बढ़त आएगी। बाजार में अच्छी तेजी हो गई है, कुछ लोगों का ये मानना है कि बहुत बढ़ गया और कितना बढ़ेगा, बट अगर सरकार का यही रवैया रहा और जुलाई में फिर कुछ अच्छे जुलाई वाले बजट में कुछ अच्छे और प्रावधान आते हैं, तो मुझे लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है, बाजार और बढ़ सकता है। मैं इस बात से नकारूंगा नहीं कि इतनी बढ़त के बाद कोई करेक्शन या कंसोलिडेशन हो, बिल्कुल हो सकता है, बाजार की ये प्रॉपर्टी है, लेकिन बाजार अभी भी तेजी के मूड में है, और बजट को देखते हुए, कल के इंटरिम बजट को देखते हुए हमारी ये उम्मीद और ज्यादा पुख्ता हो गई है। ओके, अच्छा राजेश जी, ये तो रही आपकी मार्केट्स पे अप्रोच कंसिडरिंग आई थिंक बजट स्पीच को सुनने के बाद आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा इस वक्त का? देखिए, जिस तरह की रैली पीएसयू और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में दिख रही है, और जो नतीजे कुछ पीएसयू बैंक्स ने दिखाए हैं, उस सब के मद्देनजर हमें इस वक्त लगता है कि पीएनबी पे ध्यान देना चाहिए। पीएनबी में अगर आप देखो तो रुपए उठाने के लिए बोर्ड का तरफ से प्रपोजल क्लियर हो गया है, एसेट क्वालिटी में बहुत अच्छा सुधार हो रहा है, आगे आने वाले दिनों में जो उनका आउटलुक है वो बहुत शानदार आया है, क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, जिससे रिटर्न रेशियोज में सुधार होता हुआ नजर आएगा। अब तीसरी तिमाही के नतीजे जो दिसंबर के आए, उसमें अगर आप देखें तो बॉटम लाइन 3 गुना हो गई, एनआई 12% के आसपास बढ़ा, और रिटेल लोन में जो ग्रोथ है वो 13% के आसपास बढ़ी। मुझे लगता है कि स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। आने वाले 1 से 2 तिमाही में स्टॉक 150 के पार न जाता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हमारी खरीदारी की सलाह है। ओके, जतिन गीडिया भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारे जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं निफ्टी थोड़ा साइडवेज रह सकता है, लेकिन हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर देखेंगे मार्केट्स में। हमारा जो हाई ट्रेड कन्विक्शन जो अभी आ रहा है वो टाटा स्टील के ऊपर है। तो टाटा स्टील में हमने देखा है कि 3 दिनों का एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है, वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो रहा है। हमको लगता है कि इसमें एक नया लेग ऑफ अपमूव स्टार्ट हो चुका है, जो अराउंड 143 146 तक ये स्टॉक को लेके जा सकता है। इसमें हम एक स्टॉप लॉस 136 का लगा के लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहेंगे, और टारगेट 143 146 पे रहेगी। ओके, तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी आप कह रहे हैं टाटा स्टील में बनती हुई दिखाई देगी। अच्छा, इस बीच अदानी पोर्ट के नंबर्स आ रहे हैं, जो कार्गो वॉल्यूम्स का नंबर है, एक बार फिर से दिखाइएगा प्लीज। टिकर टीम से गुजारिश है, डायरेक्टर साहब वो फ्लैश स्क्रीन पर रखें। यहाँ पर हमने देखा था पिछले क्वार्टर में पिकअप देखने को मिला था, पिछले महीने दिसंबर में, और जनवरी का डेटा वीरू कह रहा है कि अब की बारी करीब 26% और कार्गो वॉल्यूम दरअसल इनका बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो मंथ ऑन मंथ यहाँ पर कार्गो वॉल्यूम्स में अच्छा खासा इजाफा, और ये वैसे भी टॉप रेटेड स्टॉक्स में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बुनियाद रखना चाहें, और कल जिस तरह के विवरण आ रहा था कि पोर्ट इंफ्रा में सरकार और कितना खर्च करती हुई दिखाई देगी हमारे आइलैंड सिटीज़ को और मजबूत करने के लिए। जी,
और ये अदानी ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्ग पुल बैक वाला स्टॉक रहा है, सबसे स्ट्रॉन्ग पुल बैक वाला, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ अदानी पोर्ट्स 1263 पे। राजेश अग्रवाल जी, अभी आपने कार्गो वॉल्यूम्स के आंकड़े सुने भी, आई थिंक मेरे पास थोड़ा सा मुझे विजिबल नहीं है, बट हर्ष आई थिंक 26% का इजाफा, 35.1 MT ईयर ऑन ईयर। राजेश जी, आपका टेक अदानी पोर्ट्स पे? देखिए, हमारी इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि जैसा कि अभी अर्शदा जी भी बता रही थी, कल जो कार्गो मूवमेंट वगैरह को लेके, खास करके डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेके बात करी गई थी, कार्गो डेवलपमेंट की बात करी गई थी, मुझे लगता है कि जिस साइज का ये कंपनी है, जिस साइज के इसके पोर्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और जो भी दिक्कतें थी वो पीछे छूट गई है। मुझे आगे लगता है कि जो नंबर्स आए हैं वो बेहतर आए हैं और आगे आने वाले दिनों में और बेहतर आ सकते हैं। कम से कम 1350 के टारगेट यहाँ रखते हुए खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, अदानी पोर्ट्स पे आपका टेक। इस पे एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव लेते हैं रचना जी। अदानी पोर्ट्स, अभी मैंने इसको इनफैक्ट पिक किया भी था, डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में, ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्ट्री में, आप कैसे अप्रोच करिए अदानी पोर्ट्स को मैम, और स्पेशली जो जिस प्रकार का फ्लैग का ब्रेकआउट है यहाँ पे, उसको देखने के मद्देनजर? जी, अदानी पोर्ट्स में डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम है और देयर इज अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट, जहां से ये वीकली चार्ट पे अगर देखें तो ये कैंडल बनी हुई है और मेरे हिसाब से इसमें फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। और अगर आप पोजिशनली कैरी करना चाहते हैं और कर सकते हैं तो 20 के आसपास के एसएल के साथ यहाँ पे पोजीशन बनानी होगी। तो जो भी छोटे मोटे डिप्स अगर आपको मिलते हैं उसमें एंटर करना चाहिए, 1220 के आसपास का एसएल लगाना चाहिए और ऊपर वाली साइड पे हम बहुत ही जल्दी इसमें 1300 का नंबर क्रॉस करते हुए पोजीशनली दिखने चाहिए। ओके, तो अदानी पोर्ट एक इंटरेस्टिंग आइडिया यहाँ पर क्लियरली बना है और टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में ये शामिल भी है। लेकिन आज अगर आप इस घंटे देखें, नई तेजी कहाँ पर बनती दिखाई दे रही है? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये इनफैक्ट एक लौता वो एफएमसीजी काउंटर है जो अपने गेन्स को होल्ड कर पाया है। कल आपको याद होगा HUL, ब्रिटानिया, सब में तेजी बनी थी। टाटा कंज्यूमर सेकेंड हाफ में इनफैक्ट लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में तेजी दिखा रहा था और हूबहू आज वही होता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक अब करीब 3% ऊपर, मेरे ख्याल में इसके नतीजे अगले हफ्ते आएंगे वीरू, और उससे पहले एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला है, जहां पर आपका डाबर ऊपरी लेवल से कुछ मुनाफा वसूली दिखा रहा है। टाटा गोदरेज कंज्यूमर में कल की धमाकेदार तेजी के बाद आज कुछ एक विराम बना है, लेकिन टाटा कंज्यूमर का चार्ट स्क्रीन पर 3% से ज्यादा की तेजी यहाँ। टाटा कंज्यूमर और गोदरेज कंज्यूमर, ये दो स्टॉक ऐसे रहे जो कि एफएमसीजी में सबसे स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। टाटा कंज्यूमर स्क्रीन पे लेके आई है अभी, और ये करीब 1164 पे, याद रखिएगा अपने, ये जो 19 जनवरी से लेकर लगभग 24 जनवरी के बीच के टाइम फ्रेम का जो स्विंग हाई था उसको बाइसेक्ट करता हुआ बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है। एक बार एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव लेते हैं यहाँ पर। कविता जी, जरा टाटा कंज्यूमर को देखेंगे, आपने हिस्टोरिकली भी इस पर कॉल दिए कई बार, और 1164 अब जो रिक्वायर्ड कंसोलिडेशन था वो हो चुका है, क्योंकि 19 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी के बीच में एक वर्टिकल राइज था, उसको जस्टिफाई करने के लिए एक कंसोलिडेशन के मोड में जाना था और वो हो चुका है। आपका 1165 पे प्राइस आउटलुक? एंट्री राइटली सर कि यहाँ पे जो साइडवेज कंसोलिडेशन दिख रहा था, वहां से एक बाइसेक्शन हम आते हुए देख रहे हैं। जैसे 1168 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है अभी, अगर वंस उसे हम क्रॉस कर पाते हैं तो फर्दर राइज हम इस काउंटर में आते हुए देख सकते हैं। टुवर्ड्स 1195 के लेवल की तरफ काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है, क्योंकि आज 3.25% की ऑलरेडी तेजी है। मुझे लग रहा है 1168 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, उसे निकलने पर एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखेगी। बट पोजिशनली अगर कोई इसमें पोजिशन बनाना चाह रहा है तो डिप्स पर बाय करना चाहिए अराउंड 1150-51 पर, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1140 का। जी हाँ, और इस बीच जरा ONGC लेके आइए। मैंने अपनी 2 बजे की कमेंट्री में कहा भी था कि मार्क करके रख लीजिए ONGC, जिस प्रकार का ओ एडिशन, 40 लैक्स ओ एडिशन और सीरीज के फर्स्ट वीक में ये मायने रखता है। जतिन, 259 डे हाई पे, डॉक्टर साहब स्क्रीन पे इसकी 260 की कॉल भी रखिएगा। जतिन, आपका टेक ONGC पे क्या है इस वक्त? जरा 260 की कॉल का प्रीमियम रखिएगा स्क्रीन पे एक बार प्लीज़। देखिए, ONGC की अगर जो बात करें तो 3 दिनों की एक कंसोलिडेशन के बाद फिर से आज उसने अपना जो इंटरमीडिएट हाई था अराउंड 256 को वो इजीली क्रॉस कर दिया है। मेरे को लगता है कि एक फ्रेश लेग ऑफ अपमूव स्टार्ट हो चुका है, जो 265, जहाँ पे 1.2 करोड़ शेयर्स है अभी ओपन इंटरेस्ट पे 265 स्ट्राइक का। तो मेरे को लगता है वो एक हर्डल हो सकता है, और उसके बाद मेरे को लगता है कि जब ये शॉर्ट कवरिंग अराउंड 260 पे 2 करोड़ शेयर्स है ओपन इंटरेस्ट पे, मेरे को लगता है कि जैसे ही 260 क्रॉस होएगा
ये जो शॉर्ट कवरिंग का दौर चालू होएगा वो इजीली ये स्टॉक को अराउंड 270 तक लेके जा सकता है। इसके लिए मेरे को लगता है कि अगले एक घंटे में इसमें एक पुल बैक या तो एक शार्प रैली आ सकती है। ओएनजीसी में रैली आ सकती है, इनफैक्ट आ रही है। और लीजिए बात करते करते अभी 2 बजे की कमेंट्री में मार्क हुआ था, ये अप्रॉक्सीमेटली 256 का प्राइस था, अब 260 ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ डे हाई के जोन में। और इस वक्त मेरे स्क्रीन पे कमोडिटीज़ का जो स्विंग है ना वो स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है। लुक एट मेटल्स, एक बार डायरेक्टर साहब निफ्टी मेटल इंडेक्स लेके आइएगा और जरा जिंदल स्टील रखिएगा स्क्रीन पे, एक बार इसका चार्ट चेक लेते हैं। और यहाँ पर भी अच्छा मूव आ रहा है। जिंदल स्टील आपकी स्क्रीन पे 772 पे यस दी हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। और इनफैक्ट JSPL का ये प्राइस जो है ऑल टाइम हाई जोन में जा रहा है। ये क्लोज ऑल टाइम हाई होगा अगर 772 पे आ गया। रचना जी जरा एक बार इसका प्राइस बिहेवियर देखिए, 772 डे हाई पे हिंडाल्को, निफ्टी मेटल, JSW स्टील, टाटा स्टील सब डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए। जी सही बात है आपकी। यहाँ पे टाटा स्टील में भी तेजी है, JSW वगैरह में भी तेजी है। अगर JSW की बात करें तो यहाँ पे लेवल्स के हिसाब से इट इज क्रॉसिंग एन इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। 828 का जो फ्यूचर पे रेजिस्टेंस है उसको निकाल के आगे बढ़ने की कोशिश में लगा हुआ है। यहाँ पे जब तक ये 824 के ऊपर क्लोजिंग देता रहेगा तब तक ये पॉजिटिविटी इसको ऊपर वाली साइड पे 832 और 837 की तरफ लेके जा सकती है। और जहां तक टाटा स्टील की बात है तो टाटा स्टील में बहुत ही बढ़िया 4% जितनी तेजी आज के दिन में ऑलरेडी हो चुकी है। बट नेवरदलेस ये 137 के आसपास बहुत दिन से घूम रहा था, तो ऊपर निकला है तो आगे फर्दर कंटिन्यू हो सकता है, 143 की तरफ ये जा सकता है। ऐसे डिस्क्लोजर ये मेरे क्लाइंट्स के पास है। ओके तो टाटा स्टील में एक पोजीशन, इनफैक्ट जतिन गेडिया भी टाटा स्टील पर ही अपनी राय दे रहे थे, जहां पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनी है दरअसल ट्रेड की। ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स जो इस घंटे अपनी चाल को और मजबूत करते हुए, हिंडाल्को भी आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं, जैसे मीरू मेंशन कर रहे थे वहाँ पर भी 3% तक की तेज़ी आ गई है। और ये सभी वो स्टॉक्स है जहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस बनती हुई। चलिए डिक्सन टेक अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। डिक्सन टेक के केस में नतीजे आ चुके हैं और यहाँ पर आपको ध्यान दिया हो, आप पहले भी जब मैनेजमेंट से हम बातचीत करते आए हैं तो मोबाइल बिजनेस की तरफ से कंट्रीब्यूशन अच्छा है, वही सपोर्ट कर रहा है नंबर्स को। तीसरी तिमाही में कंपनी की आय डबल हो चुकी है और ये 4,818 करोड़ पर आई। मुनाफे में भी 87% तक का उछाल देखने को मिला है, तो 52 करोड़ का मुनाफा बढ़कर ये 97 करोड़ के आसपास आता हुआ, लेकिन मार्जिन्स थोड़े से दबाव में रहे हैं। अब मार्जिन्स को लेकर क्या चिंता है, हमारे साथ कंपनी के CFO सौरभ गुप्ता है। सौरभ जी गुड आफ्टरनून। पहले तो ये मार्जिन पिक्चर की हालात हमारे साथ शेयर करें, क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है, क्यों थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जहां पर बाकी नंबर्स में अच्छी खासी तेजी है। देखिए Q3 हमारा हमेशा थोड़ा सीजनली वीक रहता है। दिवाली के बाद थोड़ा सा डिप आता है क्योंकि इन्वेंट्री ऑलरेडी चैनल में होती है जिसको थोड़ा टाइम लगता है लिक्विडेट होने में। तो थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज कम रहती है इस वाले पर्टिकुलर क्वार्टर में। और दूसरा हमारा मार्जिन कम होने का कारण ये भी है कि हमारा जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ आया है वो हमारे मोबाइल बिजनेस से आया है और मोबाइल बिजनेस रिलेटिवली बाकी सब वर्टिकल से लो ग्रॉस मार्जिन और लो EBITDA मार्जिन बिजनेस है। तो 4,800 करोड़ में से ऑलमोस्ट ब्रॉडली 2,900-3,000 करोड़ का रेवेन्यू हमारा मोबाइल बिजनेस से आया है और यही हमारा सबसे आगे ट्रिगर ऑफ ग्रोथ भी है। गुप्ता जी आप कह रहे हैं एक सीजनली वीक क्वार्टर रहता है, एक सीजनली वीक क्वार्टर में आपने अपने रेवेन्यू को 100% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर, और ऑफ कोर्स EBITDA लेवल पर भी मैं देख रही हूँ इट्स मोर देन 50% ग्रोथ। सो आई एम जस्ट इमेजिनिंग जब आपका पीक क्वार्टर रहेगा तो किस तरह की ग्रोथ आएगी। मोबाइल बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, लेकिन लाइटिंग बिजनेस में क्या कोई विजिबिलिटी है कि वो कब टर्न अराउंड दिखा पाएगा? इनफैक्ट जो तेजी आपको मोबाइल बिजनेस दे रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और होम अप्लायंसेस सेगमेंट वो निकाल रहे हैं, ये कब कैचअप कर पाएंगे? लाइटिंग बिजनेस में डेफिनेटली प्रेशर है। एक तो वहाँ पे प्राइसिंग इरोजन हुआ है ऑलमोस्ट 30 से 35% का। दूसरा ओवरऑल इंडस्ट्री भी स्लो है काफ़ी, और ये हमारी नहीं काफ़ी कंपनीज के रिजल्ट्स पे रिफ्लेक्ट हुआ है। तो हम लोग अब नई कैटेगरीज में आ रहे हैं, प्रोफेशनल लाइटिंग में आ रहे हैं। उसका मोडलेस एग्जीक्यूशन Q4 से शुरू हो जाएगा और हम लोगों के पास कुछ एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं।
बट क्लियरली लाइटिंग में अभी लगता है कि आगे आने एक दो क्वार्टर में और प्रेशर रह सकता है, उसके बाद हमारा ये बिजनेस थोड़ा सा बेटर ट्रैक पे आ जाएगा। ओके सौरभ जी, जो की आपके न्यू क्लाइंट्स हैं लाइक Xiaomi एंड इंटेल, वहाँ से ऑर्डर फ्लो कैसा रहा है इस क्वार्टर में और आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि आपके की क्लाइंट्स हैं ये, कैसे ऑर्डर्स की एक्सपेक्टेशन है आपको? या Xiaomi से हमें ऑर्डर एक्सपेक्टेशन काफ़ी बड़ी है। इनफैक्ट अप्रैल के बाद हमारा ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा लग रहा है Xiaomi से। हमने इनिशियली जो हार्ड वर्क था वो हमारा रैंप अप हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। हमारे काफ़ी ऑर्डर्स क्लियर हो गए हैं, काफ़ी प्रोडक्ट कैटेगरीज में, काफ़ी SKUs में Xiaomi के साथ। तो जैसे हमारा Xiaomi टीवी में बहुत बड़ा कस्टमर है, अब ग्रेजुअली हमें लगता है कि आगे आने वाले महीनों में धीरे धीरे हमारी वॉल्यूम्स और क्वांटिटीज Xiaomi के साथ भी बढ़ेगी। EMS सेगमेंट में एग्जैक्टली स्थिति क्या है, वहाँ पे मार्जिन्स कैसे थे इस बार सौरभ जी? देखिए वो भी मोबाइल बिजनेस है। मोबाइल बिजनेस में हमारे मार्जिन जनरली 3-3.25% के रेंज में रहते हैं। तो वो मेरे को लगता है कि आगे आने वाले क्वार्टर क्वार्टर में वो मार्जिन प्रोफाइल थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी हमारा वॉल्यूम लिमिटेड थे Xiaomi बिजनेस को लेके, या फॉर दैट मैटर जो नए कस्टमर्स हमने एडिशन करे हैं। बट आगे आने वाले क्वार्टर में जैसे उनकी वॉल्यूम्स बढ़ेगी तो ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट आएगा और थोड़ा थोड़ा मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है। सौरभ, अगर आप हमें बता सकिए, जो सरकार की तरफ से कल सुबह में वो अपडेट आया कि इंपोर्ट ड्यूटीज मोबाइल फोन कंपोनेंट्स पर घटाई गई है 15% से 10%, ये क्या ऐड करेगा मार्जिन्स को गोइंग फॉरवर्ड? क्योंकि ये तो आपके लिए एक प्राइम इनपुट होगा, इनपुट कॉस्ट उसी से आता होगा। नहीं, क्लियरली ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है हमारी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि क्लियरली एक तो इससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है इंडियन इंडस्ट्री के लिए, इंडियन मार्केट के लिए भी और ग्लोबल मार्केट के लिए भी। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि कुछ कंपोनेंट्स पे ड्यूटी हाई थी, तो इंडिया भी वो ड्यूटीज एक्सपोर्ट्स कर रही थी, तो कॉम्पिटिटिवनेस डेफिनेटली ये रिडक्शन से बढ़ती है। दूसरा, इससे कंजम्पशन को काफ़ी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि ये मोबाइल इंडस्ट्री अगर आप देखें, हमारे केस में डेफिनेटली हमने ग्रो किया अपना मोबाइल बिजनेस, बट ओवरऑल इंडस्ट्री अगर आप देखें तो लास्ट कपल ऑफ ईयर से ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है। तो ये ड्यूटी अगर रिडक्शन होती है तो डेफिनेटली इस पे डिमांड पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। नाउ हमारा बिजनेस ये B2B बिजनेस है, तो अगर कोई भी ड्यूटी कट होती है तो अल्टीमेटली ये हम अपने कस्टमर्स को पास ऑन करते हैं, और कस्टमर्स मेरे ख्याल से अपने जो रिटेल वाले कस्टमर्स हैं उनको पास ऑन करेंगे, जिससे डेफिनेटली कंजम्पशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। जी, लास्ट क्वेश्चन पॉसिबली पूछूंगा, मतलब ऑल दो मोबाइल बिजनेस, जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पे मार्जिन्स थोड़े से अगर आप देखें कम रहते हैं, बट स्टिल वो एज फार एज टॉप लाइन इज कंसर्न वो मेजर कंट्रीब्यूटर है। ज़्यादातर हाउस व्यूज़ में या फिर रिपोर्ट्स में कहा यही गया है कि इट विल बी द की ड्राइविंग फोर्स फॉर यू एटलीस्ट टिल FY26। इस फुल ईयर के लिए आप मोबाइल रेवेन्यूज़ क्या देख रहे हैं जिसको लॉक कर पाएंगे आप बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल? हमें लगता है कि इस साल हम लोग अराउंड 9.5-10,000 करोड़ के आसपास करेंगे मोबाइल बिजनेस में। ओके, 9.5 और 10,000 करोड़ के आसपास। चलिए सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और इस क्वार्टर के नंबर्स पे अपने राय रखने के लिए और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आउटलुक शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड हैव अ नाइस वीकेंड। इस बीच निफ्टी बैंक करीब 26,278, एक स्टेबिलिटी आई है। रिकवरी शब्द का इस्तेमाल मैं अभी नहीं करूंगा, बट एक स्टेबिलिटी आई है, बट सारा एक्शन जो है वो अभी सीमित है काफ़ी हद तक PSUs पे। लेकिन एक लेके आइए आप HDFC बैंक 1455 पे, और जब जब हायर लेवल से सेलिंग आ रही है तो टारगेट किया जा रहा है इट्स ओनली HDFC बैंक, सिर्फ HDFC बैंक। आज का HDFC बैंक का मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, निफ्टी बैंक ने स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया था, बट HDFC बैंक की स्थिति इतनी ख़राब है कि इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो भी क्रॉस नहीं हो पाया, और ये सिंक जहाँ से हुआ है आज एग्जैक्टली वो वही ट्रेजेक्ट्री है। रचना जी, मैं और आप इनफैक्ट कल बात ही यही कर रहे थे दैट 10-day जोन 1484 1480 वो अब तक क्रॉस नहीं हो पा रहा, वहीं सिंक हुआ। आपका व्यू क्या है इस वक्त HDFC बैंक पे? जी, HDFC बैंक जो है बहुत ही स्ट्रांगली कंसोलिडेट कर रहा है, और ये अच्छी चीज है, क्योंकि इसके साथ जो एक बैड न्यूज के साथ जो ये नीचे आया था, तो उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद अगर ऊपर जाना शुरू करेगा तो उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ और रहेगी। अच्छी बात यह है कि ये नए लोज नहीं बना रहा, और वो नए लोज उस दिन से नहीं बना रहा जिस दिन से हमने कल भी बात करी थी कि 24 जनवरी से, जब उसने बिग ग्रीन कलर का कैंडल बनाया था। और जो भी ये कंसोलिडेशन है वो उसके अंदर समा रहा है और उसकी अपर रेंज में समा रहा है, विच इज अ गुड थिंग। तो होने दीजिए ये कंसोलिडेशन को, इट में टेक 2-3 days पीरियड मोर ऑल्सो, लेकिन उसके बाद अगर इसमें मूवमेंट शुरू होगी तो दैट विल बी मोर रिलायबल, एंड वी हैव अ सैक्रोसेंट सपोर्ट इन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ द लो ऑफ 24 जनवरी।
ओके, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, संभल कर चल रहा है वो काउंटर, उसको थोड़ा और टाइम देना चाहिए। अच्छा, इस बीच जुबिलेंट फार्मोवा के नंबर्स आ रहे थे, वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हुए, तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ। घाटे के मुकाबले करीब 6 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने डिलीवर किया है, तो बेसिकली प्रॉफिट आया है इस पर्टिकुलर एंटिटी की तरफ से। आय और बाकी नंबर्स आएंगे कुछ देर में, लेकिन फ़िलहाल ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनी है। लेकिन देखिए आज का पूरा लाइमलाइट, अच्छा बाय द वे वो स्टॉक कितनी तेज़ी दिखा रहा है, करीब 3-3.5% के गेंस। एक बार गाबा जी जुबिलेंट फार्मोवा पर नज़र डालेंगे, क्योंकि घाटे से मुनाफे में क्या आई इस स्टॉक में, देखिए लगभग 600 के लेवल्स आ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ, चार्ट मिल जाएगा तो मुझे जरूर। जुबिलेंट फार्मा थोड़ी दिक्कत हो रही है, आई थिंक यस, जुबिलेंट फार्मा यस, अब बढ़िया चार्ट है, एक्सीलेंट चार्ट, 600 पर ट्रेड कर रहा है, 590 का स्टॉप लगाना चाहिए। ये करीब 620 630 से जा सकता है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम चार्ट में जब देखता हूं तो बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद रिकॉर्ड मिला है, तो आई थिंक इट्स अ बाय। वाओ, चल रहा है अच्छा जुबिलेंट फार्मा। फार्मोवा एक अच्छा मूव आ रहा है। इनफैक्ट वो एक ही फिगर आया है, जैसे कुछ और डिटेल्स आएंगे उसकी हम बात ज़रूर करेंगे। लेकिन पीएसयूज और पीएसयूज में खास तौर से जिसके सर पर ताज चढ़ा है वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी। एक तो कच्चे तेल में नरमी आई, वो उसका एक फ़ायदा तो है ही, लेकिन दूसरे क्या फ़ायदे दिख रहे हैं जो बाजार पढ़ने लगा है, उसकी बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ है। यतिन, सरकारी कंपनियों में तो एक तरफा ज़ोरदार खरीदारी, लेकिन ये जो पूरा क्रीम आई है ओएमसीज में, क्या वजह है? तो देखिए, हम लोग ऐसे नहीं कहते कि पेट्रोल पंप वाले शेयर में आग लग गई है, लेकिन ये जो शेयर है बिल्कुल आग लगी हुई है। पिछले 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, कोई भी टाइम फ्रेम पे आप डाल दीजिए इसको, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। आईओसी पिछले 30 दिनों में 23% चला है, बीपीसीएल 21% और एचपीसीएल लगभग 19-19.5%। रीज़न क्या है? इन सभी कंपनीज, खास करके एचपीसीएल, बीपीसीएल के केपेक्स प्लान लगभग कंप्लीट होने वाले हैं या अगले 6 से 12 महीनों में ऑन ट्रैक आने वाले हैं। मेजॉरिटी जो केपेक्स इन्होंने किया है पिछले 4-5 सालों में, वो ऑन ट्रैक आने वाला है। सबसे पहले बीपीसीएल की बात करते हैं, क्योंकि सबसे लास्ट वाला रिजल्ट ये आया था बीपीसीएल का, और कंपनी का मानना ये है कि आने वाले 5 साल में 1.5 लाख करोड़ का निवेश कंपनी करेगी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में और ऑयल रिफाइनिंग बिजनेस में। जब इनको पूछा गया कि भाई ऑयल रिफाइनिंग में क्यों आप इतना पैसा डाल रहे हैं जबकि ग्रीन की बात चल रही है, क्लीन एनर्जी की बात चल रही है, तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि अगले 2 दशकों तक पेट्रोल डीजल की डिमांड रहेगी। सबसे पहली बात। दूसरी बात, कंपनी क्लीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स में भी पार्टिसिपेट करने वाली है और शायद इसीलिए राइट्स इशू भी बहुत जल्द होगा। 2-3 बड़े केपेक्स इनके कंप्लीट होने वाले। सबसे पहले कोच्चि रिफाइनरी में लगभग 5,000 करोड़ का खर्चा कंपनी ने किया है, तो वो केपेक्स नियर टर्म में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और मोजम्बिक का एक बड़ा टेलविंड है बीपीसीएल को, क्योंकि वहाँ जो फोर्स मेजर लगा हुआ था, बोको हराम एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ी फैसिलिटी पे हमला कर दिया था, उसके बाद रिवाइव कर रही है मोजम्बिक सरकार इसको, और कहीं ना कहीं 2-3 क्वार्टर्स में ये भी रिवाइव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एचपीसीएल की बात करें तो जो राजस्थान की बीना रिफाइनरी है, इसकी कंप्लीशन लगभग 90% तक पहुंच गई है और दिसंबर 2024 तक प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। वाइजैग रिफाइनरी भी अपग्रेड जो है दिसंबर 24 तक पूरा हो जाएगा। और अगर हम बात करें मेंटेनेंस शटडाउन की, तो दोनों ही बीपीसीएल एचपीसीएल के नतीजों में आपने मेंटेनेंस शटडाउन का इंपैक्ट देखा, और अगले 12 महीने तक कोई भी मेंटेनेंस शटडाउन नहीं होगा। तो आने वाले वित्त वर्ष का जो आउटलुक है वो मजबूत है। और आईओसी की आखिर में बात करें तो लगभग 4 लाख करोड़ कंपनी केपेक्स पे स्पेंड करने वाली है, जिसके अंदर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। तीनों ही कंपनी एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी, इसके अंदर कैपिटल इन्फ्यूजन होना है, वो भी FY25 में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बजट में इसका हिंट भी था। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ज़बरदस्त तरीके से फोकस में है। वैल्यूएशन के लिए ऐसे आपको महंगा लगेगा, लेकिन बहुत सारे ब्रोकरेज अभी भी मानते हैं कि जो केपेक्स ऑन बोर्ड होने वाला है और FY25 के जो नतीजे आने वाले हैं वो बहुत अच्छे आएंगे। बीपीसीएल इनफैक्ट वीरू 105 रुपये का EPS इन्होंने पहले ही 9 महीनों में कर दिया। अच्छा, इन्होंने अपने ये जो फंड रेज के प्लान थे वो डेफर क्यों किए हैं अभी? मुझे लगता है वो सरकार से जो कैपिटल इन्फ्यूजन आना था उसमें कहीं ना कहीं कोई टेक्निकलिटी हुई है, और अब मार्च तो हो ही गया, लगभग 2 महीने बचे हैं, तो उसमें पूरा प्रोसेस होगा नहीं, तो ऑब्वियसली ये FY25 तक पुश डाउन करना पड़ेगा उसको। बिल्कुल। इस वक्त बाजार का सबसे हॉट फेवरेट सेगमेंट है, एक आज से लगभग 1.5 महीने पहले वो रेलवे था और डिफेंस था, और ऐसा लग रहा है OMCs। मैंने अपने करियर में इतना वर्टिकल राइज कभी नहीं देखा है ना। राजेश जी, आपने यतिन को सुना भी अभी। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि OMCs में आपको एक स्टॉक पिक करना है तो आपका प्रेफर क्या होगा? वीरेंद्र जी, एक नहीं होगा, 2 होगा। पहला बीपीसीएल का रहेगा,
नंबर 105 रुपए, जैसे यतीम भी बता रहे थे कि ईपीएस 9 महीने में ही आ गया है, डिविडेंड अच्छा दे रहा है, एक्सपेंशन चल रहा है। और उसके अलावा अगर कहा जाए तो आईओसी रहेगा। हालांकि आईओसी में अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 महीने में ही जबरदस्त तेजी हो गई है, लेकिन बावजूद उसके अगर आप देखो तो वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। 70 एमएमटीपीए की कैपेसिटी है, 17,000 किलोमीटर की पाइपलाइन है, 10 रिफाइनरी है, 36,000 फ्यूल स्टेशन है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन है 12,000 के आसपास। और सबसे बड़ी बात है जो एक्सपेंशन प्लान ये कर रहे हैं और ग्रीन हाइड्रोजन में जा रहे हैं, उन सब चीजों को देखते हुए, खास करके वैल्यूएशन को देखते हुए, मुझे लगता है कि आईओसी यहाँ से भी और 15-20% की बढ़त दे सकता है और मध्यम से लंबी अवधि के लिए बीपीसीएल पर दांव लगाना चाहिए। ओके, बीपीसीएल आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त मीनवाइल आईयूसी 11.5% ऊपर हो गया। खैर मेरी स्क्रीन पे ये जो डेरिवेटिव गेनर्स की जो श्रेणी है इसमें ज़्यादातर कमोडिटीज परसिस्ट कर रही हैं। आईयूसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, सेल, उसके बाद नाल्को, उसके बाद एनएमडीसी, जेएसपीएल, ओएनजीसी और कोल इंडिया, टाटा स्टील, एनटीपीसी, वेदांता, पूरा का पूरा अगर आप देखिए कमोडिटीज़ का बास्केट जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है। मीनवाइल एक ट्रेड देखिए ज़रा आप कविता जी, दैट्स एक्साइट 348.15, मेरे ख्याल से ये इस वक्त इसके करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, यस, और बहुत खूबसूरत ब्रेकआउट भी है इसमें। ज़रा एक बार इसकी ओआई के स्टैट्स रखेंगे स्क्रीन पे और इसकी ज़रा 350 की कॉल जो है वो स्क्रीन पे रखिएगा। इंटरेस्टिंग है सेटअप। कविता जी 350 की कॉल पे आपका टेक और इस स्ट्रक्चर पे आपका टेक। ओके, सो एक्साइट अगर आप देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है इस पर्टिकुलर काउंटर में। और अगर मैं इसका ओआई सेटअप चेक करूं अभी, तो एक्साइट इंडस्ट्रीज में हाईएस्ट ओआई दिख रहा है 350 के लेवल पर। तो एज ऑफ नाउ यहाँ की पोजीशनिंग को देखते हुए मुझे लगता है वंस अगर ये 350 के लेवल को क्रॉस करता है तो 356 358 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। बट इट इज इम्पोर्टेंट कि ये 350 के लेवल को क्रॉस करे। सो 350 के लेवल के ऊपर ही हम इसे 358 359 के प्राइस टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 342। ओके, तो ये आपका एक साइड पे व्यू है। मीनवाइल मैंने अपनी 2 बजे की कमेंट्री में जिस स्टॉक का जिक्र किया था वो था कैनफिन होम्स। डॉक्टर साहब स्क्रीन पे एक बार कैनफिन होम्स लेके आइएगा। यहाँ पे मैं जो ओआई रिलेशंस देख रहा हूँ बहुत शार्प हैं। 835 डे हाई पर 2 बजे की जब कमेंट्री पेश की गई थी, प्रस्तुत की गई थी, उस वक्त इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली था 828, वहाँ से करीब 835 36 तक का स्विंग दिख आया है। हाँ, 37 तक का स्विंग दिख आया है। हमारे साथ नीलेश जैन इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीलेश, गुड आफ्टरनून। नीलेश, आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून यू वीरेन जी एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज के लिए जो स्टॉक रडार पे आ रहा है उस क्षेत्र में सारा ही स्टॉक्स काफी अच्छा मूव दिखाते हुए नजर आ रहा है, वो है एनटीपीसी। तो सारे ही स्टॉक्स इस पर्टिकुलर स्पेस में से मोमेंटम में है। ये काउंटर है जहाँ पे आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट आया था 325 पे, फिलहाल 332 पे ट्रेड हो रहा है। ओआई एडिशन देखें तो लगभग 3.5% का ओआई इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है। तो काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं और यहाँ से फर्दर अप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 340 और 346 के 2 टारगेट के लिए। 324 जो कि दिन के लोवेस्ट लेवल के आसपास है, वहां पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। करंट लेवल पर और डिप पे इसे लॉन्ग करें 340 एंड 346 के टारगेट के लिए। ओके, एनटीपीसी आपका प्रेफर ट्रेड है और इस वक्त बार बार मैं यही कहूँगा इट्स कमोडिटीज़। मीनवाइल कैनफिन होम्स में एक स्विंग और आया और डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट हिट करता हुआ। एक बार आप लेके आइए हिंद कॉपर को, 304.40 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और इसके जलवे और इसके आई थिंक करिश्मे जो है ना वो आप पिछले कुछ सेशन में देख ही चुके हैं। पिछले कुछ सेशन क्या आई मीन इसने पूरा नवंबर दिसंबर डोमिनेट किया और मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि इसका जो एग्रेशन है ना वो अब चरम पे है और ये एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट है जो स्क्रीन पे विजिबल है इस वक्त। रचना जी 304.80 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है, आपका टेक एक बार जरा प्लीज़ देखिएगा। हिंदुस्तान कॉपर को फर्दर किसी स्विंग के लिए प्ले कर सकते हैं क्या? जी, इसमें फ्लैग का ब्रेकआउट डेफिनेटली है और मेन मूवमेंट जो है वो आज ही प्ले हुई है। तो आज से पहले वाले जो थे वो इतने डिसिसिव मूव्स नहीं थे। आज डिसिसिव मूव का पहला दिन है तो इसीलिए इसमें उम्मीद कर सकते हैं कि फॉलो थ्रू इसको मिलना चाहिए आने वाले दिनों में। और फिलहाल 305 पे है ये कैश लेवल्स पे, तो यहाँ पे 315 तक का और 323 तक का नंबर्स हमें आने वाले 1 वीक के अंदर अंदर दिखना चाहिए।
डाउन साइड पे 296 इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जिसको एक स्टॉप लॉस के नजरिए से देखना चाहिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, हिंदुस्तान कॉपर 305.35 पे आके ट्रेड करता हुआ डे हाई पर राजेश अग्रवाल जी, ये GMR एयरपोर्ट्स को देखिएगा 85 डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है और इस दौर का इसका जो हाईएस्ट क्लस्टर रहा था जनवरी 10 का वो था करीब 87। अभी लग रहा है आपको, आई मीन आज आप ट्रेवल टूरिज्म एविएशन को देखिए, एयरपोर्ट्स को देखिए, GMR एयरपोर्ट्स, आज आप इंडिगो को देखिए, आप इंडियन होटल्स को देखिए, आप यात्रा को देखिए, आप ताज जीवीके को देखिए, सब के सब 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई क्रिएट करते हुए। अच्छा, GMR एयरपोर्ट्स पे आइसोलेशन में आपका व्यू, अगर सिर्फ इस पे एक व्यू आपका हो तो? देखिए, जैसा आपने कहा ना कि सारा ही ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और कल के बजट पे भी अगर आप बजट स्पीच पे ध्यान दें तो वहाँ निर्मला जी ने कहा कि वो इनबाउंड ट्रैवल को प्रमोट कर रही है, फिर वो चाहे लक्षद्वीप हो या दूसरी चीजें हो, इवन रिलीजियस ट्रैवल बढ़ता जा रहा है। आप एयरपोर्ट्स पे देखो तो ऐसे भीड़ लगी हुई है कि घंटे घंटे तो लाइन पे ही निकल जाते। मुझे लगता है कि इनकी कमाई में अच्छे खासा इजाफा होगा। हालांकि बहुत बढ़ गया है, मैं ये कहूंगा कि 80 रुपए के आसपास, 78 रुपए के आसपास आता है, तो वहां पे थोड़ी सी कंफर्ट जोन आएगा खरीदारी के लिए और 6 महीने से 9 महीने के टारगेट 95 रुपए के रख सकते हैं। ओके, 95 तक के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं। मीनवाइल बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा। इट्स 21888, मोर और लेस एक बड़ा स्पाइक क्रिएट करके फिर अपनी आई थिंक उसी ट्रेजेक्ट्री में आ गया 21,800 900 की। अच्छा, अभी बहुत मीनिंगफुल है नहीं निफ्टी को मतलब बार बार डिस्कस करना, क्योंकि आज जो हुआ उसके बाद जो हार लेवल से करीब 200-250 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग आई ना, कॉल राइटर्स को यहाँ पे इस जोन के 22,000 के 21,900 के बहुत स्ट्रॉन्ग कन्वर्शन मिल गया होगा। सो जो रेस्ट ऑफ द डेज है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के, उसमें उसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मीनवेल हर्षदा, इट्स निफ्टी कमोडिटीज सुपर स्विंग, सिर्फ कमोडिटी। आप ऑयल देखिए या फिर आप मेटल देखिए, दोनों तरफ तेजी बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, लोअर लेवल से बाय द वे SBI लाइफ में भी थोड़ी जान लौट रही है, 1433 के लेवल्स पर आ चुका है अकाउंट। लेकिन कल एक स्टॉक जिसकी हम काफ़ी डिटेल में चर्चा कर रहे थे वो है मारुति, और जिस तरह की तेज़ी इसने कल दिखाई और आज जो फॉलो थ्रू नज़र आया है, 1067 के आसपास, 671 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ आज 10,711 के लेवल्स पहुंचा था ये काउंटर। रचना जी, नया ट्रेड लेना बनता है क्या, क्योंकि कल बहुत तगड़ी तेजी थी, आज है बढ़त में है लेकिन उतनी गेन्स नहीं देखने को मिले। किस लेवल पर आप प्रेफर करेंगे एंटर करना फिर से स्टॉक में? जी, मारुति ने एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है बिफोर 2 डेज, और ये बात सही है कि कल का मूव हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पर आज की अच्छी बात यह है कि आज की मूवमेंट ने उसके कल के प्राइस मूव के अपर जोन पे ही रोटेट किया है, कंसोलिडेट किया है, तो उसने 10,560 के आसपास तक का लो भी नहीं बनाया, उससे ऊपर ही रहा है, विच शोज कि शायद थोड़े और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे फर्दर मूवमेंट आ सकती है, और कंसोलिडेशन जो है वो अपर जोन में ही समाया रहेगा। सो मेरे हिसाब से यहाँ से वो 10,800 10,900 के नंबर्स हमें दिखाया फ्यूचर्स पे आने वाले दिनों में, तो इट वोंट बी सरप्राइजिंग, थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद दूसरा एक स्विंग आना चाहिए। एज अ डिस्क्लोजर, आई हैव अ पोजीशन इन दिस। ये थोड़े से स्विंग्स आएंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए। अच्छा वीरू, आप ही के लिए खास बीका जी के नंबर्स में पढ़ रही हूँ। हमने तो छोड़ दिया, वो तो मुझे पता नहीं लेकिन नंबर्स अच्छे हैं। आय 7 करोड़ से बढ़कर 624 करोड़ पर आई है और मुनाफे में इतना खासा इजाफा नहीं दिखा, सिर्फ 5 करोड़ ही मुनाफा बढ़ पाया है, 41 करोड़ से 46.6 करोड़। अब वीरू ने छोड़ दिया बीका जी का नमकीन खाना, तो आप देखिए आगे मुनाफे में क्या इम्पैक्ट आएगा। फिलहाल हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। राजेश जी, ये थोड़े से यूनिक आइडियाज थे, मुझे याद है वरुण बेवरेजेस आप ट्रैक करते आए हैं, बीका जी जैसे ट्रेड्स, इनमें कुछ अपॉर्चुनिटी अभी भी है क्या बाकी? देखिए, वैल्यूएशन के लिहाज से देखा जाए तो मुझे लगता है थोड़ा महंगा हो गया, लेकिन जिस तरीके की मार्केट अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, उसे देखते हुए लंबी अवधि के लिए बिल्कुल इसमें ध्यान रखना चाहिए। कोई गिरावट आए तो खरीदारी की जा सकती है। गिरावट से मेरा मतलब है कम से कम 10% मौजूदा स्तर से अगर नीचे के लेवल्स आते हैं
तो निवेश के लिए खरीदारी की जा सकती है जिसमें 2-3 क्वार्टर का नजरिया हो। इस बार के नतीजे में अगर आप देखो तो जैसे आप बता रही हो, बॉटम लाइन टॉप लाइन में तो इतना बड़ा जंप है, जबकि बॉटम लाइन में उतना खास जंप नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा कि ये मार्जिन्स वगैरह में प्रेशर कहाँ से आया है। मेरे हिसाब से रॉ मटेरियल कॉस्ट में कुछ बढ़ोतरी हुई होगी, या सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट में, जो कि इन्होंने देखा है कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे खर्चे बढ़ते हुए वहां से आई होगी। लेकिन लंबी अवधि के लिए एक अच्छा स्टॉक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस स्पेस में खास करके अभी कोई दूसरी लिस्टेड कंपनी नहीं है, जब तक कोई दूसरे बिग प्लेयर लाइक हल्दीराम अगर कोई लिस्टिंग नहीं हो जाए, तो मुझे लगता है एक बार नजर बिल्कुल रखनी चाहिए। ओके, नज़र रखिए, देखते हैं कुछ और डिटेल आएंगे तो वो भी आपके सामने पेश करेंगे। ये बिका जी के तो ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है ना, तो शायद उनकी फीस बढ़ गई हो। अमित जी loves Bika ji. If he loves it more, then it's heavy for the company. अच्छा, EBITDA लेवल, EBITDA में बढ़त है, 54 करोड़ से बढ़कर ये 75 करोड़ के आसपास आता हुआ, तो उधर तो प्रॉब्लम है नहीं। अब देखते हैं मार्जिन की पिक्चर क्या बनती दिखाई देती है। लेकिन 10% करेक्ट हो तभी लेना है ये काउंटर। चलिए, 4 का चौका की तैयारी हमारे जानकारों ने शायद कर ली होगी। रचना जी सस्ता ऑप्शन देने वाली है, कविता जी के पास जाएंगे हम एफएनओ सुपरस्टार के लिए, प्रकाश गाबा देंगे चार्ट का चमत्कार, मिड कैप फंडा के लिए राजेश जी हैं ही। रचना जी बताइए सस्ता ऑप्शन। सस्ता ऑप्शन के लिए अगर हम देखना चाहेंगे तो वी कैन कंसिडर उन्हीं स्टॉक्स में से कुछ ना कुछ जहां पे हमें मोमेंटम में स्टॉक्स चलते हुए दिख रहे हैं, जिसमें मैं मेटल नाम चूज करना चाहूंगी, एंड दैट विल बी जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील के प्राइजेस को अगर हम देखें फिलहाल 780 के करीब है, और अगर यहाँ पे 780 के ही कॉल ऑप्शन में हम एक पोजीशन बनाने की कोशिश करें तो 30 रुपीज के करीब है इसकी प्राइस। अगर हम यहाँ पे एसएल लगाए डाउन साइड पे ऑन 23 लेवल, तो अपसाइड पे हमें यहाँ पे 35 एंड 40 एंड 45 के नंबर्स आते हुए दिख सकते हैं। 780 का कॉल ऑप्शन जिंदाल स्टील। जिंदल स्टील का अगर आपके कॉल ऑप्शन 780 का 30 का प्राइस पे इनको आपको लेना है, और कमोडिटीज़ में मेटल्स में बहुत स्ट्रेंथ यहाँ पे। कविता जी ग्रिप करेंगे आज का एफएनओ सुपरस्टार। कविता जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? सो इट शैल बी ऑन ओएनजीसी। ओएनजीसी 259 के लेवल पर है। आप ऑलरेडी काफी अच्छे से इसे शो की शुरुआत में देखे हैं। मुझे लग रहा है एक्सटेंड हो, यहाँ पर फर्दर स्कोप बनता हुआ दिखता है। 263 264 के लेवल की तरफ काउंटर जाता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 256 का, और 263 264 के लेवल के लिए ओएनजीसी को देखना चाहिए। ओएनजीसी एक अपॉर्चुनिटी तेजी वाली एफएनओ के बेसिस पर। गावा जी चार्ट का चमत्कार। वेल, चार्ट का चमत्कार में है, आई थिंक स्टॉक है मेटल पैक से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्रेड कर रहा है 129 पर। ₹1 का स्टॉक लगाना चाहिए 128 का। पॉसिबल है कि 132 देखने को मिल सकता है। हाई जोन नेक्स्ट वीक और भी देखने को मिल सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। फिर से बाय। ओके, सेल 129.20 पे बाय, मतलब पूरा का पूरा पैनल जो है उनका झुकाव जो है वो मेटल्स पे है। राजेश जी आपका आज का मिड कैप फंडा। वीरेंद्र जी, मिड कैप के हिसाब से मैं समझता हूँ कि सेंचुरी टेक्सटाइल के साथ जाऊंगा। मेजरली 4 डिवीजन में काम कर रही है, पल्प एंड पेपर, टेक्सटाइल और रियल एस्टेट। और अभी कुछ हालिया दिनों में इन्होंने लैंड एक्वायर करी है प्राइम लोकेशन में, पुणे, बैंगलोर, मुंबई में, जहां से अच्छे नंबर आने की उम्मीद है। कैपेसिटी जो टिश्यू पेपर में डबल हो चुकी है, नॉर्थ में इनका मार्केट लीडरशिप है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत शानदार है, और नेट टू डेट इक्विटी रेशियो इतने कंफर्टेबल लेवल पे है कि करीब करीब 0.23 के लेवल्स पे आता है। आज ही नंबर्स आए थे, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर आए हैं। तीसरी तिमाही में जो कि दिसंबर की तिमाही गई, उसमें 1.15 बिलियन के प्रॉफिट दिखाया इन्होंने 325 मिलियन के सामने। मुझे लगता है कि जिस तरह की इनके रियल स्टेट की पोर्टफोलियो जो इनके 100% सब्सिडियरी बिरला स्टेट्स के अंदर में है, वहां पे बहुत वैल्यू बनती है। इस स्टॉक को कम से कम साल भर के नजरिए के साथ खरीदारी करनी चाहिए, और 1750-1800 के टारगेट आ सकते हैं। ओके, सेंचुरी टेक्सटाइल्स आपका 1551 पे बाय है। जब बीच में मैं 1 मिनट के लिए 2 चार्ट्स में कंफ्यूज हो गया, सेंचुरी प्लाई और टेक्सटाइल्स में। मैंने कहा सेंचुरी प्लाई 1555 का कब से हो गया? इट्स टेक्सटाइल्स, माफ़ कीजिएगा। मैं 4 ट्रेड्स आपके स्क्रीन पे आए। पहला ट्रेड पे किया था रचना जी ने, आपके स्क्रीन पे लेके आइएगा। पूरा का पूरा झुकाव जो है वो कमोडिटीज़ की तरफ है। JSPL की कॉल 780 की करीब करीब 30 पे, अभी भी 30 पे ट्रेड करती हुई। कविता जी ने आज फोकस किया। जो कविता जी का ट्रेड था वो था ONGC। यस,
259.50 पे आके ट्रेड करता है, पॉसिबल टारगेट ऑफ 263 ऑन द हायर साइड। और तीसरा ट्रेड आया वो था प्रकाश जी के सौजन्य से, सेल फ्यूचर्स को बाय करना है आपको, और फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 132। और राजेश अग्रवाल जी ने अभी अभी पिक किया सेंचुरी टेक्सटाइल्स करीब 1552 के लक्ष्य के लिए। मीनवाइल एक स्टॉक लेके आइए जो कि कल बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग के देखे गया था, गोदरेज कंज्यूमर। आज थोड़ा सा बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ, लेकिन जो पेन पॉइंट है इस वक्त बाजार का वो है दो स्टॉक्स, दैट्स HDFC बैंक फर्दर स्लाइड हुआ। मेरे कुछ देर पहले जब इसका जिक्र किया था, इट वाज आई थिंक 1445 पे था उस वक्त, और 55 पे था, अब डे लो पे ट्रेड करता हुआ। और एक स्टॉक और वो है ITC को कल एक गोदरेज CP के बाद जो नंबर्स के बाद एक मूव आया था FMCG में, उसका स्विंग का बेनिफिट मिला, लेकिन आज फिर सिंक हुआ और इस वक्त नाउ ITC हेडिंग टुवर्ड्स फाइनली टुवर्ड्स 200-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हर्षदा, यहाँ पर क्लियरली दबाव बनता हुआ आधे % के नुकसान, अब आधे % से ज़्यादा का नुकसान ITC में है। अच्छा, लेकिन एक स्टॉक जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट इस समय है, इफ एट ऑल आपके पोर्टफोलियो में हो, तो ये आपको रुला रहा है आजकल, पेटीएम कोई करना नहीं चाहता, एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में नहीं। कंज्यूमर्स के पास अपॉर्चुनिटी तभी भी है, लेकिन ये कल और आज में देखिए जिस तरह का प्राइस इरोजन रहा है, 2 दिन 2 लोअर सर्किट्स और थोड़े बहुत लोगों की हालत काफ़ी पतली होती दिखाई दे रही है। सुमित, जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है और स्पेशली बिग फंड हाउसेस, मुझे याद है कई सारी ब्रोकरेजेस ने इस पर रिकमेंडेशन दिया था, कई म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में है, नोशनल ही सही, लेकिन कितना लॉस है? देखिए, सिचुएशन वाइज आज फिर ये दूसरा दिन जबकि लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ा है पेटीएम के अंदर। 2 दिनों के अंदर ये शेयर 36% मार्केट कैप वाइप आउट कर चुका है। 40 नहीं गिनेंगे, 20-20, लेकिन 36% की मार्केट कैप वाइप आउट हो चुकी है और करीब 17,500 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप यहाँ पर वाइप आउट हुई है बीते 2 दिनों के दौरान ही। इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि अपने इशू प्राइस करीब 77-78% नीचे, ऑलमोस्ट 80% नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अपनी पीक पे जो मार्केट कैप थी इसकी, वहाँ से 1,10,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप इसने वाइप आउट कर दी, क्योंकि याद है एक समय करीब लाख करोड़ के प्लस ग्रुप जो होते हैं उनके अंदर ये कंपनी पहुँच गई थी और वहाँ से करीब 1.25 लाख करोड़ या 1,10,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप ऑलरेडी वाइप आउट कर चुका है। बहुत सारे जो इन्वेस्टेड पार्टीज़ हैं, बीट प्रमोटर, बीट फंड्स, बीट रिटेल इन्वेस्टर्स, इन सबको बहुत बड़ा लॉस होता हुआ दिखाई पड़ा है। पहले कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे इस कंपनी का लेखा जोखा। तो जो नंबर्स अवेलेबल हैं बीते 7 साल 8 साल के, उन 7 सालों में कंपनी का जो कुल रेवेन्यू है वो करीब 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। कुल घाटा करीब 16,500 करोड़ रुपए के आसपास का है और पीक से मार्केट कैप 1,10,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी वाइप आउट हो चुकी है। तो ये अब तक के लेखा जोखा है। ये 2 दिनों की फॉल में ही, बीते 2 दिनों में ही प्रमोटर्स की जो नेटवर्थ है, क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि रिसेंटली प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी, जो आंट ग्रुप की हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी उन्होंने अपने पास ले ली है। तो वो हिस्सेदारी मिलाने के बाद करीब 3,300 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस प्रमोटर्स ग्रुप को नोशनली सही लेकिन होता हुआ दिखाई पड़ा है। सैफ पार्टनर को करीब 2,700 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस हुआ है। रिटेल निवेशक भी बड़ी तादाद में इस कंपनी के अंदर निवेशित हैं। 2,234 करोड़ रुपए के आसपास की पूंजी उनकी भी वाइप आउट हुई है बीते 2 दिनों के दौरान। SVF होल्डिंग्स करीब 1124 करोड़ रुपए के आसपास की वेल्थ उनकी इरोड हुई। एक्सिस ट्रस्टी एक और बड़े निवेशक हैं, 850 करोड़ रुपए के आसपास की जो वेल्थ है उनकी भी इरोड होते हुए दिखाई पड़ी बीते 2 दिनों के दौरान। मेरा ही असेट एक फंड 450 करोड़ रुपए, कनाडा पेंशन फंड 300 करोड़ रुपए, BNP पारेबा 230 करोड़ रुपए और निप्पॉन म्यूचुअल फंड करीब 182 करोड़ रुपए, ये कुछ वाइप आउट हुए हैं मार्केट के, भले ही नोशनली, लेकिन बीते 2 दिनों के अंदर इस तरह का एक डैमेज अलग अलग रिलेटेड पार्टीज के ऊपर होता हुआ दिखाई पड़ा है। इनफैक्ट ये सैफ वैफ एंड ऑल इज डिफरेंट बिकॉज वो तो बहुत ही लो प्राइस पर स्टॉक खरीद के बैठे हैं, लेकिन ये मेरे एसेट, आपका BNP पारेबा, ये निप्पॉन, इन सब ने रिसेंटली खरीदारी की है जब वो इवेंचुअली स्टॉक परफॉर्म करने लगा था और कंपनी कह रही थी कि वो EBITDA पॉजिटिव हो गए जल्द ही, दरअसल मुनाफा भी कमाना शुरू करेंगे। वो हालांकि अब तक हुआ नहीं है। राजेश जी, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, क्योंकि पेटीएम में वैसे भी निवेश करने में बड़ा रिस्क था क्योंकि वो स्टॉक लगातार अपने इशू प्राइस के नीचे है। जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया तो अब ये RBI की गाज गिर गई। आपने सही कहा हर्षदा जी की RBI की गाज गिर गई, लेकिन जहां तक मेरी बात है, आपके साथ कई बार चर्चाएं हुई IPO लिस्टिंग के बाद
और हर बार हमने इसमें दूर रहने की, अवॉइड करने की सलाह दी है। सबसे बड़ी बात थी कि बॉटम लाइन कभी ब्लैक में आई नहीं। अभी जैसे सुमित बता रहे थे कि 7 सालों में 22,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू आई और 16,000 करोड़ के आसपास का लॉस आया। बहुत कॉम्पिटिटिव बिजनेस रहा। फिर चाहे क्लाइंट और ऑनबोर्डिंग की समस्या हो या फिर क्लाइंट रिटेंशन की समस्या हो, दोनों ही बहुत कॉम्पिटिटिव है। और जिस तरीके के फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह में जा रहे थे, वहां तो कंपटीशन अच्छा खासा है ही। और अभी जो आरबीआई की दिक्कतें आई हैं, पता नहीं इसका आगे आते वाले दिनों में किस तरीके के क्या आउटकम आएंगे। 29 तारीख तक आपको एक अपॉर्चुनिटी क्लाइंट्स को दी हुई है, सिर्फ डेबिट की, क्रेडिट इनके वॉलेट वगैरह में हो नहीं सकते। जो एक चीज देखने लायक हुई है वो आज लोअर सर्किट में एक अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है। तो ये देखने की बात होगी कि ये स्टॉक कौन ले गया इतने लोअर सर्किट में, वो एक जुदा मसला है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी अवॉइड की ही सलाह है। अवॉइड कीजिए। इनफैक्ट आज ही नहीं, कल भी मैं ये डेटा पढ़ रही थी कि कल के लोअर सर्किट में भी 78 करोड़ की खरीदारी पेटीएम में हुई है। तो कुछ लोग खरीद रहे हैं, अब उनकी या तो हिम्मत की दाद दे या फिर वो कौन है वो बाद में क्वेश्चन खड़ा होता है। लेकिन कोई तो है जो यहाँ पर वो रॉबिन हुड बनने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो स्टॉक नीचे और नीचे ही खिसका है। लेट्स सी कि आज ये आखिरी लोअर सर्किट रहता है या फिर ये स्लाइड का सिलसिला अगले हफ्ते भी कैरी होगा। चलिए अब बात करते हैं लेकिन सबसे भरोसेमंद बैंक की और देश के सबसे बड़े बैंक की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये नंबर्स आएंगी कल और जो बैंकिंग काउंटर्स स्पेशली पीएसयू बैंकों में मार्जिन को लेकर उछाल की उम्मीद कल के ऑफ कोर्स बजट भाषण के बाद आई है, वो तो बाद में दिखाई देगा। लेकिन ये थर्ड क्वार्टर कैसे पैन आउट करेगा सुमित, क्या आकलन है ब्रोकरेजेस का? देखिए कुछ संकेत इनकी सब्सिडरीज की परफॉर्मेंस से आने लग गए थे। एसबीआई लाइफ के नंबर बेटर आए थे, एसबीआई कार्ड के नंबर म्यूटेड थे। तो एसबीआई के केस में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि बेहतर साइड पे ही नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। एनआईए फ्रंट पे 6.5% की बढ़त, वाई बेसिस पे 40,355 करोड़ रुपए के आसपास का एनआईए का नंबर रहेगा। मुनाफे फ्रंट पे 13,272 करोड़ जो कि 14,105 करोड़ रुपए के सामने आएगा। हालांकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी यहाँ पर थोड़ा डिक्लाइन है और वाई बेसिस पे भी थोड़ा सा डिक्लाइन आपको दिखाई पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी के फिगर पर, क्योंकि इनकी एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ेगी जिसकी वजह से इनकी एम्प्लॉय का बेस भी बहुत बड़ा है, तो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ेगी, इसलिए एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ने से थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा एनआईएम्स जो है सबसे पहले नज़र रखनी होगी कि एचडीएफसी बैंक को डैमेज एनआईएम्स की वजह से हुआ। सो एनआईएम्स कैसे रहते हैं, क्या सिचुएशन रहती है, कॉस्ट ऑफ फंडिंग क्या रहती है, ये पार्ट है जिनको आप क्रूशली वॉच करेंगे। लोन ग्रोथ स्टेबल रहेगी, एसेट क्वालिटी स्टेबल रहेगी इस क्वार्टर के अंदर, और आने वाले समय में आउटलुक को लेकर किस तरह से मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है वो एक पार्ट होगा जिस पर आपको नज़र रखनी होगी। लेकिन ओवरऑल बाजार ये अनुमान लगाकर चल रहा है कि जो इनकी है वो लास्ट क्वार्टर में की एसेट क्वालिटी 32 क्वार्टर की बेस्ट एसेट क्वालिटी थी। इस बार ये बेस थोड़ा बड़ा है, सो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे क्या परफॉर्मेंस आती है, लेकिन एक स्टेबल टू बेटर साइड पर नंबर को आप अनुमान लगाकर चल सकते हैं। ओके, तो ये नंबर्स होपफुली बेहतर रहेंगे। राजेश जी आप ही के पास आऊंगी मैं। एसबीआई जहां पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, और कल खारा साहब कह भी रहे थे कि देखिए ये बॉन्ड यील्ड का स्लाइड थोड़ा सा एक इंडिकेशन है कि आगे चलकर जब वो रेट ईज होगा तो हमारे लिए और भी बेहतर रहेगा, बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी उस लिहाज से बढ़ने वाली है। तो नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस क्वार्टर, ये एक लार्जर पिक्चर मजबूत बनती हुई दिखाई दे रही है। सही बात है। और जिस तरीके से कल बॉन्ड यील्ड रिएक्ट की 1% के आसपास कट दिखाया, वो ऑब्वियसली स्टेट बैंक जैसे बैंकों के लिए बहुत सुविधाजनक है कि इनके जो पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स हैं उनकी M2M बढ़ती हुई नजर आएगी। दूसरे अगर आप देखो तो जिस तरह की सब्सिडरीज का परफॉर्मेंस है या उनकी जो वैल्यूएशन है, इवन जो अनलिस्टेड सब्सिडरी है यूनो का जो इनका योगदान है, उन सब चीजों के मद्देनजर और इस बात के मद्देनजर कि देश की सबसे बड़ी बैंक है विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस, हमने देखा है कि छोटे छोटे बैंक जैसे पीएनबी या बैंक ऑफ महाराष्ट्र या अन्य दूसरे बैंक अच्छे नंबर्स लाते हुए, थोड़ी बहुत दिक्कतें एनआईएम्स के फ्रंट पे सब जगह आती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अगर आने वाले 1-2 आरबीआई के मीट्स के बाद रेट कट्स होना चालू होते हैं तो मुझे लगता है एनआईएम्स की जो दिक्कत है वहां से वो भी सुधरती हुई नजर आएंगी और बॉन्ड यील्ड का तो अपना फायदा है ही। तो यहाँ पे कोई भी गिरावट किसी भी कारण से आती है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। नजरिया आपको थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा, साल से 12 महीने से 18 महीने का। ओके, तो ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए इस बीच हमारे साथ एक
मार्केट बिग वॉइस भी जुड़ रहा है, महेश पाटिल साहब को जोड़ लेते हैं और उनसे ऑफ कोर्स बजट और मार्केट पर की दोनों की बातचीत होगी। महेश जी, हम एसबीआई के नंबर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार वो डिस्कस कर रहे थे, लेकिन लार्जली कल जिस तरह का एक्शन वो फिस्कल डेफिसिट फ्रंट पर सरकार ने कहा है FY25 में आएगा और उसके बाद जो कह रहे हैं वो 5% के नीचे का वो आंकड़ा टारगेट कर रहे हैं, उससे सरकारी बैंकों में जोरदार तेजी देखने को मिली। एसबीआई जैसे प्लेस कितने अट्रैक्टिव हो जाते हैं इस तरह के एनवायरनमेंट में? क्या आप भी दाव पीएसयू बैंकों पर लगा रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम? या नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सो आई मीन जो बजट के बाद देखा है कि एक तो जिस तरह से गवर्नमेंट का जो पाथ है, राइट, फिस्कल कंसोलिडेशन का, यहाँ से लग रहा है कि 5.1% फिस्कल डेफिसिट में आगे जाके 4.5% की बात चल रही है। तो इसके कारण हमारी अपेक्षा है कि इंटरेस्ट रेट्स है, राइट, और अदर जो 10-year बॉन्ड डील है वहाँ पे हमने रैली देखी थी और उसकी और रैली होने की गुंजाइश है अगले एक साल में। हमें मालूम है कि गवर्नमेंट का जो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है वहाँ पे भी इंडिया का इंक्लूजन है, तो उसके कारण भी थोड़ी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वहाँ पे आपको रैली हो सकती है। तो पीएसयू बैंक्स नॉर्मली देखे जाए कि उनके पास ज़्यादा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती है, तो वहाँ पे उनको मार्क टू मार्केट गेन होगा, उसके कारण थोड़ी रैली हमने देखी है वहाँ पे। बट बाय एंड लार्ज पीएसयू बैंक्स के जो ओवरऑल नतीजे आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, मार्जिन एक्सपेंशन है और करंट जो सिचुएशन है लिक्विडिटी सिचुएशन काफ़ी टाइट है, सिस्टम लिक्विडिटी भी नेगेटिव चल रही है। इसलिए जो बैंक्स की डिपॉजिट फ्रेंचाइज अच्छी है और जिसका लोन टू डिपॉजिट रेशियो कम है, वहाँ पे उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वहाँ पे पीएसयू बैंक्स ज़्यादा अच्छी तरह से स्कोर कर सकते हैं, इसलिए हमने वहाँ पे जो आउट परफॉर्मेंस देखा है रिसेंटली वो चले जा रहा है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में यहाँ से आगे जाके री रेटिंग तो काफ़ी हद तक हो गई है अभी। तो जब तक क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है और एनपीएस कॉर्पोरेट एनपीए साइकिल ठीक ठाक है, तब तक आई थिंक पीएसयू बैंक्स अच्छे कर सकते हैं। बट हमें लग रहा है कि यहाँ से भी बड़ी जो री रेटिंग की संभावना थी वो काफ़ी हद तक पीएसयू बैंक्स में अभी होगी। अभी यहाँ से वो शायद बैंक ब्रॉडर बाकी जो बैंक्स है उसके आसपास ही यहाँ से रिटर्न्स दे सकते हैं। इस बीच जरा एक बार बीपीसीएल का चार्ट स्क्रीन पे लेके आइएगा। नाउ बीपीसीएल एट ऑल टाइम हाई, बीपीसीएल ऑल टाइम हाई। और याद रखिएगा एक और चीज़, मतलब ये तेज़ी शुरू हुई थी 7 नवंबर को, यानी अगर मैं नवंबर भी पूरा इंक्लूड कर लूँ दिसंबर जनवरी, तो ये बीपीसीएल के करियर का सबसे वर्टिकल राइज है, सबसे ज़्यादा वर्टिकल राइज है। महेश जी, लास्ट टाइम ही मेरा डिस्कशन आपसे हो रहा था, आई मीन 559 ऑल टाइम हाई, 3 महीने में वर्टिकल राइज। ओएमसीज पर सर आपकी राय इस वक्त, और ये प्राइस क्या कुछ प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने का है या नहीं? तो सेक्टर में अगर देखा जाए तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जनरली हमने देखी है कि पीएसयूज में एक तरह से बॉयल्टी है, वहाँ पे री रेटिंग हो रही है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की अगर बात की तो एक तो अपेक्षा थी कि कुछ प्राइस कट्स होंगे, बट अभी तक कुछ हमने देखा नहीं है। बट आई थिंक एक जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, जो ऑयल पीएसयूज है, वहाँ पे मेजर बेनिफिट ऑयल रिफाइनिंग मार्जिन्स का है। सो रिफाइनिंग मार्जिन्स का जो आउटलुक है वो काफ़ी ठीक ठाक है। हमने देखा है कि रिफाइनिंग मार्जिन्स, ग्लोबल रिफाइनिंग मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं और इसके कारण इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो रही है और यहाँ पे हमने अर्निंग्स अपग्रेड भी देखे हैं। सो हालांकि ये सेक्टर में हमें इतना ज़्यादा ओवरवेट और पॉजिटिव व्यू नहीं है, बिकॉज एक गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर निर्भर करता है। अगर आगे जाके प्राइस पेट्रोल और इसके दाम अगर घटते हैं और गवर्नमेंट प्राइसेस कम करती है तो यहाँ पे मार्जिन में इम्पैक्ट आ सकता है, तो थोड़ा सा वो ध्यान में रख के करना चाहिए। बट अदरवाइज फंडामेंटली देखा जाए तो ये कंपनीज वेरी रीजनेबल वैल्यूएशंस लेवल पे हैं। तो रिफाइनिंग मार्जिन अगर अच्छा रहता है आगे जाके भी, तो यहाँ से अर्निंग्स ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की ठीक रह सकती है।
तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी में ऑफ कोर्स आज खासा इंटरेस्ट और 9% कुछ स्टॉक्स भागते हुए दिखाई दिए हैं। BPCL, IOC आज के टॉप परफॉर्मर्स है। पाटिल जी, कुछ और स्टॉक्स की हम चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे थे कि सोमवार को किन कंपनियों के नतीजे आएंगे, उसमें ऑफ कोर्स भारतीय एयरटेल है, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स हैं, टाटा केमिकल्स मिड कैप साइड पर है। सुमित, टाटा केमिकल्स और खास तौर से आपका अशोक लेलैंड क्या परफॉर्मेंस दिखाएगा? देखिए, टाटा केमिकल के केस में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि पहले तो वैल्यू वाइज बहुत सस्ता स्टॉक है। टाटा ग्रुप का सबसे सस्ता स्टॉक अगर कोई है तो टाटा केमिकल है। तो बाजार ऑलरेडी बहुत हद तक इसको डिस्काउंट करके बैठा है। 8% के आसपास के रेवेन्यू गिरावट का अनुमान है, 38% मुनाफे में गिरावट का अनुमान है। एबिटा फ्रंट पे करीब 767 करोड़ रुपए का एबिटा 922 करोड़ रुपए के सामने, और मार्जिन में 1 से 2% के आसपास की श्रिंक की बातचीत YOY बेसिस पे रहेंगी, क्योंकि इनकी यूरोपियन बिजनेस और कीनियन बिजनेस के अंदर थोड़ा सा इशू है, तो वो कंपनी के नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन Q-on-Q बेसिस पे नंबर शायद थोड़े से स्टेबल हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जो की मार्केट्स है वहाँ पे टाटा केमिकल के वहाँ पे सोडा ऐश के प्राइसेस थोड़े से स्टेबल हुए हैं। अगर ऐसा होता है और वो कंपनी Q-on-Q नंबर्स में रिफ्लेक्ट करता है तो स्टॉक शायद बेटर रिएक्ट करता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन अदरवाइज YOY बेसिस पे बाजार मान के चल रहा है कि थोड़े वीक साइड पे नंबर शायद टाटा केमिकल दे सकता है। दूसरी तरफ अशोक लेलैंड केस में जो वॉल्यूम का नंबर है वो करीब 42,241 के आसपास, 47,562 के सामने। और नंबर्स के लिहाज से देखें तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस करीब 960 करोड़ रुपए के आसपास का एबिटा, 797 करोड़ रुपए के सामने। और मुनाफे फ्रंट पर भी नंबर्स में बेटर ग्रोथ है, करीब 490 करोड़ रुपए का मुनाफा रहेगा, 356 करोड़ रुपए के सामने नंबर रहेगा। मार्जिन 10.5%, 8.5%, तो YOY बेसिस पर एक अच्छे नंबर्स रहने का अनुमान है। मोरलेस Q-on-Q बेसिस पे नंबर्स फ्लैट रहेंगे, क्योंकि थोड़ा बेस बड़ा था और कंपटीशन की तरफ से ज़्यादा पिचिंग थी, लेकिन रियलाइजेशन इंप्रूव रहेंगे। और इस क्वार्टर के अंदर की वो डिस्काउंटिंग ज़्यादा होती है नए प्राइसेस देने की वजह से, कि नए साल में नए प्राइसिंग होती है, तो ये पार्ट रहेगा। लेकिन Q-on-Q नंबर फ्लैट टू नेगेटिव, YOY साइड पे थोड़े अच्छे नंबर रहने का अनुमान है। ओके, अशोक लेलैंड का नंबर्स की एक्सपेक्टेशन और टाटा केमिकल आपने देखा। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाटिल साहब, अभी आप अशोक लेलैंड के नंबर्स को सुन रहे थे और इनफैक्ट कल आपने कुछ हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट भी देखे। टाटा मोटर्स एट ऑल टाइम हाई, मारुति वेंट टू ऑल टाइम हाई, आपने मंथली सेल्स फिगर भी देखी। सर, अभी ऑटो में आपकी चॉइसेस क्या हैं इस वक्त, स्टॉक स्पेसिफिक, या फिर अगर मैं इसी ऑटो सेक्टर को थोड़ा सा सेगमेंट वाइज बाइसेक्ट कर दूं, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, टू व्हीलर सेगमेंट, क्या चीज़ करना ज़्यादा सही समझेंगे आप इस वक्त? तो ऑटो सेक्टर में एक तो कमर्शियल व्हीकल जो सेगमेंट है वहाँ पे हमने लास्ट 1-2 साल में काफ़ी अच्छे नंबर्स देखे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है। तो यहाँ से आगे जाके वो लग रहा है कि थोड़ी सी नरमी हो सकती है, बिकॉज जो ग्रोथ हुई है, हालांकि ये सेक्टर थोड़ा सिक्लिकल रहता है, तो हमें लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर इसकी जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम हो सकती है। उसके मुकाबले हमें टू व्हीलर सेक्टर में आगे जाते ग्रोथ अच्छी दिख रही है। हमें ये सेक्टर थोड़ा लेट रिकवरी था, कोविड के बाद उसमें रिकवरी थोड़ी स्लो थी, और अभी रिसेंटली ये सेक्टर ने जो प्री कोविड के जो लेवल्स थे कि उसको पार कर दिया है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ आएगी, वॉल्यूम ग्रोथ, और जैसे कि रूरल इकोनॉमी भी अभी थोड़ी वीक चल रही है, जहाँ पे वहाँ पे अगर इम्प्रूवमेंट आती है तो टू व्हीलर सेक्टर में आपको वॉल्यूम ग्रोथ आगे जाते हुए अच्छी दिखती है। और फोर व्हीलर, तो टू व्हीलर और फोर व्हीलर सेक्टर है वहाँ पे हमें पॉजिटिव है। इवन फोर व्हीलर में भी नेक्स्ट ईयर आउटलुक ऐसा बन रहा है कि थोड़ी ग्रोथ स्लो डाउन हो सकती है। आई मीन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन की जो आउटलुक है नेक्स्ट ईयर वो दिखा रही है, बट वहाँ पे कंपनीज की मार्जिन इंप्रूवमेंट की गुंजाइश, बिकॉज एक चीज हमें देखने को दिख रही है कि ऑटो सेक्टर में प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड काफी अच्छी तरह से चल रहा है। प्रीमियमाइजेशन माने कि जो एसयूवीज है और जो कंपनीज में कार्स में जो ज्यादा फीचर्स वाले कार्स है वो ज्यादा बिक रही है, तो इसीलिए एवरेज सेलिंग प्राइस जो कार की है वो बढ़ रही है। उसके कारण रेवेन्यू ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ से काफी आगे बढ़ रहा है। सो टू व्हीलर और फोर व्हीलर आई थिंक ऑटो सेक्टर में एरियाज है जहाँ पे आउटलुक आगे जाके भी ठीक रहेगा। पाटिल साहब, मैं ना एक बेन कैपिटल की रिपोर्ट पढ़ रही थी जहां पर उन्होंने कहा है कि अगले 3 से 5 सालों में वो भारत में अकेले $7 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ इन्होंने ढूंढी हुई हैं इसमें, लेकिन सबसे बड़ा मौका उनको लग रहा है जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत का पैसा खर्च हो रहा है तो रियल एस्टेट उभर कर आएगा। लेकिन ये सारी कंपनियां एक तो आसमान छू रहे हैं इनके वैल्यूएशंस, और ऑफ कोर्स स्टॉक्स पे पहले से रन अप देखने को मिला है।
अगर एक नए निवेशक को दांव खेलना हो रियल्टी में, किस पर आपकी नज़र होगी, अप्रोच क्या रहनी चाहिए? तो आपकी बात सही है कि रियल एस्टेट सेक्टर और से कुछ सेक्टर है जहाँ पे लास्ट एक साल में काफ़ी स्टॉक्स चले हैं, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स रहा है। और आई मीन नियर टर्म में शायद यहाँ पे कुछ कुछ स्टॉक्स में कंसोलिडेशन हो सकता है और कुछ करेक्शन भी हो सकती है, बट हमें देखने के लंबे तरफ से देखना चाहिए साइकिल कहाँ पे है साइकिल में। सो रियल एस्टेट साइकिल लगभग 8-10 साल के बाद के यहाँ पे रिकवरी दिख रही है। 2012 से लेके 13 से लेके प्री कोविड तक यहाँ पे काफी हम लोग ने डाउन टर्न देखा था इस सेक्टर में। तो अभी लास्ट 2 साल से ये सेक्टर में वापस इम्प्रूवमेंट हुआ है। और रिसेंटली ये जो हम लोग ने जो पहले जो पीक पार की थी इन टर्म्स ऑफ जो हाउसिंग टोटल यूनिट्स की सेल्स है पहले साइकिल में, वो अभी वही लेवल को भी पार कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये साइकिल की समवेयर इन द मिड ऑफ द साइकिल है। सो नॉर्मली ये साइकिल देखते हैं, रियल साइकिल लगभग 4, 5 और 6 इयर्स तक चलते हैं। तो अगेन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो आई थिंक अगर साइकिल के हिसाब से देखते हैं तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया, आई थिंक उसको पकड़ के रखना चाहिए। और हमारा आउटलुक भी सेक्टर के ऊपर पॉजिटिव है। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक जो रन अप हुआ है इसके कारण थोड़ा सा कॉशियस है, बट यहाँ पे आपको देखनी चाहिए कि जो अच्छी कंपनीज हैं जिनकी अच्छी ब्रांड है, बैलेंस शीट है, बिकॉज ये सेक्टर में क्या हो रहा है कि कंसोलिडेशन काफी हद तक हो रहा है और एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस है। जो कंपनीज अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पा रही है वही आगे जाके मार्केट शेयर गेन कर सकती है। ओके पहले साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज की इस बातचीत में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे आपने आउटलुक शेयर किया, आपने बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड सर। इस बीच बैंक निफ्टी 46,021 डे लो पर अब करीब 163 अंक नीचे, यानी अगर मैं इंट्राडे हाई से कंपेयर करूं वर्सेस 46,892, अब ये डे लो की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ या फिर जर्नी जहां से स्टार्ट की थी एग्जैक्टली वहीं तक सिंक होता हुआ। खैर एक काम करते हैं, लीडर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, पहले यतिन से बात कर लेते हैं उस पर। यतिन, लीडर्स क्या चेस कर रहे हैं? डीलर्स तो चेस करते करते थक गए, इतने भगा रहे हैं पीएसयूज। शॉर्ट तो नहीं, मतलब ऐसा कोई शॉर्ट वगैरह नहीं है, लेकिन आप देखिए आज मूव जो हिसाब से आए हैं इंजीनियर्स इंडिया, एनबीसीसी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्लियरली पीएसयूज के अलावा तो आप मार्केट में अलावा और कुछ चल नहीं रहा है। बट दो स्टॉक्स जहां डीलर्स फोकस कर रहे हैं, सबसे पहले एलएनटी। देखिए ये स्टॉक रिजल्ट्स के बाद से ही थोड़े बहुत प्रेशर में है और प्रेशर कंटिन्यूड है। डीलर्स को लगता है कि यहाँ एसटीबीटी की आप ट्रेड ले सकते हैं, शायद मंडे को आपको 3350 3370 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी एफआईज बिकवाली कर रही हैं। और इन जनरल आप देख रहे हैं कि रिजल्ट्स के बाद थोड़ा बहुत स्टॉक काफ़ी प्रेशर में रह रहा है और ओपन इंटरेस्ट में भी शॉर्ट बिल्डअप ज़्यादा हुआ है फरवरी फ्यूचर्स में। और दूसरा जो स्टॉक है फ्यूचर्स में वो है मन्नापुरम, और यहाँ डीलर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं करंट लेवल्स पे। उनको लगता है कि स्टॉक में 195 205 तक के लेवल्स आ सकते हैं बहुत जल्द। स्टॉक में काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है। बीच में 1-2 दिन थोड़ा बहुत काउंटर में वॉलिटिलिटी थी ज़रूर, लेकिन आज अच्छे वॉल्यूम के साथ काफ़ी सारे एचएनआईज यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। ओके, तो एचएनआईज की तरफ से कुछ खरीदारी के अंश मन्नापुरम में लौटते हुए, ये इनफैक्ट एक प्रेफर्ड ट्रेड है, लेकिन डीलर्स के रेडार पर एलएनटी भी है जहां पर आज कुछ दबाव देखने को मिला। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। बीटीएसटी एसटीबीटी के लिए हम हमारे सारे जानकारों के पास आएंगे, तो आप लोग अपने ट्रेड्स प्लीज़ तैयार रखिएगा। लेकिन कैसे अप्रोच करें इस क्लोजिंग को, कंसिडरिंग देखते ही देखते निफ्टी बैंक अब 200 पॉइंट गंवा चुका है। याद रखिएगा कार्यक्रम की शुरुआत में थोड़ा सा स्टेडी हो चला था निफ्टी बैंक, लेकिन अचानक वो सेल साइड की पोजीशंस गहराती हुई, तो झटका यहीं से लग रहा है। अनुज, कैसे रेट किया जाए इस क्लोजिंग को फिर? क्लोजिंग अच्छी है हर्षदा। देखिए एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, बैंक निफ्टी से बचें। बहुत लोग ज़बरदस्ती बैंक निफ्टी के पीछे पड़े, कुछ नहीं होना बैंक निफ्टी का अभी। और निफ्टी है, आपके पास स्टॉक्स है, इतना कुछ मार्केट दे रहा है आपको करने के लिए, क्या ज़रूरत है? अच्छा एक चीज़ है, इंट्राडे में मार्केट ने बहुत शानदार पैसा बना के दिया, लेकिन उसके बाद अगर आपने चेज़ किया तो पनिश भी किया। तो इसके लिए अब स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, निफ्टी में आप लॉन्ग पोजीशंस कैरी करिए। और एक और चीज़, आज का लो फिर कल के लो से ऊपर, तो एक अपने आप एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का मैकेनिज्म बनता जा रहा है मार्केट में। अब कल का लो जो है वो स्टॉप लॉस बन जाएगा आपका, एक और मार्केट में मोमेंटम आएगा तो आज का लो स्टॉप लॉस बन जाएगा। इस तरीके से मेरे ख्याल से इनफैक्ट कल की ट्रेड में आज का लो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से। बैंक निफ्टी में बचें, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी में अभी भी प्राइवेट बैंकों का बहुत बुरा इशू है। वो
हायर लेवल पे प्रॉब्लम क्या है कि बैंक निफ्टी 2-3 स्टॉक्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। आज फिर HDFC बैंक कोलैप्स कर गया, 1.5% नीचे HDFC बैंक आ गया। अब जब तक यहाँ स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और यहाँ पे दिक्कत ये है कि हायर लेवल पे कोई ना कोई बेच रहा है, और वो भी लॉक स्टॉक एंड बैरल बेच रहा है। देखिए आज फिर दोबारा आज सुबह साइन लग रहे थे कि शायद 50 ये कुछ स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन है नहीं, तो इसको अवॉइड करते हैं हम। और एक और चीज़, CPSE ETF एक इंडेक्स है जिसमें लॉन्ग्स अगर आपने किए हैं तो बहुत पैसा बना है, इसको कैरी करें। और निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, इसको कैरी करें। कोई ना कोई PSU बैंक चलता रहेगा अगले 5-6 दिन तक, मतलब अगले पूरे मेरे को लग रहा है 2-3 महीने तक, जब तक ये इलेक्शन का आउटकम आएगा। अब आप उसको प्राइसिंग किसी दिन IOC लीड करेगा, किसी दिन हिंदुस्तान कॉपर लीड करेगा, किसी दिन नैल्को लीड करेगा, किसी दिन PFC, किसी दिन REC, ये सब चलता रहेगा। लेकिन ये एक स्पेस है जहाँ पर आपको ज़बरदस्त पैसा बनने वाला है अभी भी, क्योंकि यहाँ पर अभी भी डिसबिलीफ है। तो इनमें कैरी करें और निफ्टी कैरी करें। मेरे ख्याल से निफ्टी ने आज एक फिर हायर लो बनाया है। बैंक निफ्टी अवॉइड करें, शॉर्ट भी नहीं है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी एक बार के लिए तो आज 600 पॉइंट की रैली आ गई थी, तो शॉर्ट करेंगे तो फंस जाएंगे। शॉर्ट ना करें, लेकिन निफ्टी में कैरी करें, इंडिविजुअल स्टॉक्स में कैरी करें, और PSUs, आई थिंक ये एक स्पेस है जहाँ बहुत पैसा बन रहा है। यानी अनुज प्रेशर अभी HDFC बैंक क्रिएट करता रहेगा, लेकिन टारगेटेड सेलिंग है इसमें। टारगेटेड सेलिंग है वीरू। देखिए कि किस तरीके से आज भी कंट्रीब्यूशन देखिए बैंक निफ्टी का किस तरीके से गिरा है और किस तरीके से मूव आया है। मतलब आप उसके सामने आप देखिए IOC, BPCL, ये छोटे स्टॉक नहीं है जो 10-10% के सर्किट लगा रहे हैं। मतलब यहाँ पर इतने बड़े मूव्स आ रहे हैं, जब यहाँ पे पैसा बन रहा है तो क्या ज़बरदस्ती तो है नहीं कि आपको HDFC बैंक में पैसा बनाएंगे तभी वो बैंक में रिफ्लेक्ट करेगा आपके। मतलब वो तो आपका पैसा तो किसी और इंस्ट्रूमेंट में बना देंगे तब भी काम चल जाएगा। सब पे मुस्कुराते हुए गांधी जी होंगे, है ना, चाहे वो IOC से आया चाहे HDFC बैंक से आया। खैर ये इंडिसेस पे अप्रोच होगी। अब BTC रेट से फोकस करते हैं। प्रकाश सर बताइए, मंडे मॉर्निंग के लिए क्या कैरी करेंगे? BTST में रहेगा बर्जर पेंट, अच्छा लगता है मुझे। 570 पर ट्रेड कर रहा है बर्जर पेंट, सेटअप सही है, बढ़िया बेस बना हुआ है। स्टॉप होगा 568, सिर्फ 2 रुपए का। अपसाइड टारगेट 575 to 580 जोन्स। बर्जर पेंट्स, बर्जर पेंट्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। रचना जी, आपका ट्रेड? जी, मेरी तरफ से जो रहेगा लॉन्ग रहेगा MCX के फ्यूचर्स में। MCX के फ्यूचर्स में मुझे बहुत उम्मीद है कि यहाँ पे जो अपस्विंग आज जनरेट हुआ है पिछले 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद, वो कंटिन्यू होना चाहिए एंड वो लेके जाना चाहिए हमें 3700 एंड 3740 तक। और डाउनसाइड पे हम यहाँ पे SL लगाएंगे 3585 पे। ओके, कविता जी आपके ट्रेड कैरी करेंगे? या सो वीरेन जी, मेटल्स में अच्छे मूव आए थे। वहाँ टाटा स्टील कंपैरेटिवली परफॉर्म नहीं किया, वहाँ शॉर्ट कवरिंग मूव बने हैं। मुझे लगता है वहाँ एक BTST ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 139.50 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है, फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 144, 145 आप टाटा स्टील पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 136 का। आपका ट्रेड? हाँ बिल्कुल वीरेन जी, खरीदारी पे फोकस है। कोफो जी एक पर्टिकुलर काउंटर है, काफी अच्छा रिवर्सल हमें आज के सेशन में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। 6500 और 6600 2 टारगेट होंगे, 6500 6600 के। स्टॉप लॉस रखना होगा 6280 के आसपास का। राजेश जी आपके कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? राजेश अग्रवाल जी, मतलब नॉट एग्जैक्टली फॉर मंडे मॉर्निंग, लेकिन यहाँ से आगे के स्विंग खेलने के लिए। देखिए जिस तरह का बाजार का माहौल बना हुआ है, PSUs में आग लगी हुई है, मुझे लगता है NBCC पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि पिछले 1-1.5 महीने में ही अच्छी बढ़त दिखा चुका है, फिर भी मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और बढ़ सकता है। स्टेट ओन कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि सरकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आते हैं उनके लिए प्रेफर्ड पार्टनर है। 90% से ऊपर की रेवेन्यू उनके PMC प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी से आती है, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से आती है। और ये कुछ विदेशों में भी अपने प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अपने मोनेटाइज करने की बात कर रहे हैं एसेट्स को, जो कि कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उनको मोनेटाइज करने की, और कुछ पैसे भी उठाने की बात चल रही है इस साल में, और नंबर्स तो अच्छे आए ही हैं। तो मुझे लगता है कि 185 190 इसमें बहुत शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं। ओके, तो NBCC में एक अपॉर्चुनिटी। अच्छा, आपको याद होगा NBCC कल सुबह में हमने डिस्कस किया था इसी मंच पर। चंदन की कॉल थी और आज ऑफ कोर्स वो 20% का एक अपटिक दिखा रहा है। जतिन, आपका ट्रेड क्या रहेगा? आप शायद म्यूट पर हैं जतिन।
अपॉलॉजीज फॉर से। मेरा जो मंडे के लिए कैरी में ट्रेड करना चाहूँगा वो विप्रो होगा। तो विप्रो में हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से वो अपने 20 डे एवरेज के जोन पे आके सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यूसली। आज हमने देखा है कि थोड़ा जो रेंज की बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। मेरे को लगता है कि एक ब्रेकआउट की संभावना है। जो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था उसको ऊपर की तरफ वो ब्रेक कर रहा है। तो मेरा विप्रो में बाई साइड का ट्रेड होगा। टारगेट मेरे 495 से 500 के रहेंगे और इसमें स्टॉप लॉस में 476 का लगा के इसमें BTSC के लिए लॉन्ग करना चाहूँगा। अच्छा, किसी ने भी इंडिगो डिस्कस नहीं किया ना इस कार्यक्रम में? कल किया था। नहीं, कल तो बदस्तूर खूब हुआ था। कल तो सबसे पूछा हमने आपकी टिकट कौन कौन से फ्लाइट्स की है। बट एट 3141 आज इंडिगो अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके बंद होगा। एट ऑल टाइम हाई इंडिगो 3142, और आप यकीन मानिए 25 जनवरी को इसने एक लो लगाया था 2866 रुपये का। दैट वाज आई थिंक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वहाँ से क्या पुल बैक लिया। अच्छा, ये पूरी श्रेणी रखिए आप इंडिगो रखिए, आप GMR रखिए, आप ताज जीवीके रखिए, आप अर्निंग्स के बाद इंडियन होटल्स को रखिए, आप यात्रा को रखिए। राजेश जी, इसमें तो कोई अब दो राय है नहीं कि इंडिगो जिसके ग्रिप में होगा वो छोड़ेगा नहीं। और आई थिंक जिस प्रकार के स्पेशली इस मंथ के दिसंबर और जनवरी के नंबर्स आएंगे उसको देखने के बाद, मतलब इस क्वार्टर के जो नंबर्स आए मतलब जो फ्लाइंग पैसेंजर्स के नंबर आएंगे उसको देखने के बाद ऑल टाइम हाई। और आपका इस स्पेस में प्रिफर्ड स्टॉक क्या रहेगा? सिर्फ एविएशन पे या पूरे ट्रैवल टूरिज्म पे? पूरे एविएशन पे नहीं, पूरे ट्रैवल टूरिज्म पे। सिर्फ जाएंगे थोड़ी, रहेंगे भी तो वहाँ पे, कुछ खाएंगे पिएंगे भी तो। वही कह रहा हूँ। हाँ। तो देखिए, आपने सही कहा कि इंडिगो अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास बंद हो रहा है। जाहिर सी बात है, जिस तरह की होड़ लगी हुई है, एयरपोर्ट्स वगैरह में भीड़ बनी हुई है, उन सब चीजों को देखते हुए, और सबसे बड़ी बात की जो टिकट के प्राइसेस स्काई हाई से भी ज्यादा कहीं जा रहे हैं, ब्लू स्काई जोन पे जा रहे हैं, उनको देखते हुए मुझे लगता है कि कोई आश्चर्य नहीं है कि इंटरग्लोब एविएशन का ये हाई बन रहा है। बट अगर पूरे स्पेस में कुछ चुनना हो तो मैं दो स्टॉक्स के साथ जाना चाहूंगा। पहला IRCTC का रहेगा, जो कि बावजूद इसके कि स्पेस को बिलोंग करती है उतनी और रेलवे को बिलोंग करती है, उतनी अच्छी बढ़त नहीं दिखाई कि जितने दूसरे कंपनियों ने दिखाई। चारों डिवीजन, फिर वही रेल नीर के हो, टिकटिंग के हो, आपके केटरिंग के हो या टूरिज्म के हो, चारों बहुत शानदार तरीके से लिए जा रहे हैं। डेट फ्री कंपनी है, नंबर अच्छे आ रहे हैं। FY23 की रेवेन्यू तो ऑल टाइम हाई पे थी। ये पहला तो IRCTC का रहेगा। दूसरा इंडियन होटल्स का रहेगा, जिसके कि इतने अच्छे प्रॉपर्टीज है, इतने शानदार नतीजे है। मुझे लगता है कि जिस तरीके के एवरेज रूम रेंट में बढ़ोतरी हो रही है, बावजूद इसके कितनी बढ़त हो चुका है, मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले 6 से 9 महीने में 15-20% की बढ़त और हो जाए। इंडियन होटल, इंटरग्लोब एविएशन। अच्छा, बाय द वे इंटरग्लोब एविएशन के नंबर्स आने वाले हैं, मार्केट बंद होने के बाद ही आएंगे, और ये वो कंपनी रहेगी जिस पर हम सोमवार को भी रिएक्ट करेंगे 2.5% ऊपर। अच्छा, आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम खुलासा करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के रिजल्ट्स का। इस हफ्ते मुकाबला था प्रशांत सावंत, रूपक डे और साथ ही साथ वीरल छेड़ा का, लेकिन बाय अ लीग रूपक ने बहुत बढ़िया ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए और लगभग 18% तक के रिटर्न्स इनके बनते हुए दिखाई दिए हैं। ये हैं इस हफ्ते के विजेता। मैं फटाफट से आपको बता दूं कौन कौन से ट्रेड्स इनके जमे हैं और फिर रूपक से भी बातचीत होगी। इंडिया बुल हाउसिंग में 5% की कमाई, कोची शिपयार्ड 5.5% के रिटर्न्स देके गया, GIC, REC, NMDC, HPCL, वो सारे ट्रेड्स जो PSU से जुड़े हुए थे वो सब इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखे और वही दाव इनके सबसे ज़्यादा फेवर में रहा है। रूपक, कंग्रेचुलेशन, एक शानदार पारी। पहले तो इंडेक्स पर व्यू क्या बन रहा है? जी थैंक यू। इंडेक्स पर व्यू अभी बन रहा है कि आवली चार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना है निफ्टी में। बट अगर देखें तो जब तक 21,500 होल्ड है तब तक प्रॉब्लम नहीं। मेरे ख्याल से एक बार 21,150 निकाल लेगा तो वापस रैली चालू हो जाएगा, 22,600 तक जा सकता है। जिन स्टॉक्स को आपने आइडेंटिफाई किया था PSU साइड पर रूपक, उसमें क्या कैरी करेंगे आप? उसमें अभी कैरी करना चाहेंगे, एक तो कॉल दिया नहीं, पहले तो दिया था लेकिन एग्जिट हो गया, और एक रहेगा NMDC कैरी करना चाहेंगे क्योंकि इसमें स्विंग हाई ब्रेकआउट दिया और वॉल्यूम आज के दिन का एकदम जबरदस्त बना है, तो मैं NMDC कैरी करना चाहूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 250 ऑन द अपसाइड।
तो NMDC वो ट्रेड रहेगा जो कैरी किया जाए। ये HPBP HPCL कंस्ट्रिंग आपके पास था और इस हफ्ते का क्लोज मैं देख रही हूँ एक हायर ग्राउंड पर आ रहा है। यहाँ पर कोई टारगेट्स है अगले हफ्ते के लिए? HPCL का टारगेट रहेगा 520 530 का। मेरे ख्याल से एक रेजिस्टेंस है छोटा 493 का, उसके ऊपर निकाल लेने पर 530 550 तक भी जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो एक इंटरेस्टिंग मूव HPCL में आएगा अगले हफ्ते। शुक्रिया रूपक हमारे लिए समय निकालने के लिए इस हफ्ते, एंड गुड लक। आपसे ऑफ कोर्स फिर बातचीत होगी जब हम वीकली विनर्स के बीच मुकाबला करवाएंगे। लेकिन रूपक ने बहुत ही शानदार पारी खेली, करीब 18% के रिटर्न्स उनके। अच्छा रूपक, हैव अ नाइस वीकेंड। लेकिन अगर आप बाज़ार में आए तो मतलब इंडेक्स पे तो निफ्टी बैंक ने फर्दर 100 पॉइंट स्लाइड कर दिए हैं और निफ्टी भले ही निफ्टी एक जो कल के स्टैट्स में थ्रेशोल्ड पॉइंट था 21,827 उसके ऊपर क्लोज हो रहा है, बट वो जो आरडी चार्ट्स पे रूपक ने एक बात कही ना कि डबल टॉप का फियर है वो परसिस्ट करता है, याद रखिएगा। तो प्लीज़ अपने रिस्क को मैनेज करके चलिए। और निफ्टी आईटी एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लेके आएंगे। ये हालांकि फिर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ और स्क्रीन पे बहुत ही, अगर आप देखें, एक मजबूत फ्लैग है। मीनवाइल एक स्टॉक रखिएगा मेरे स्क्रीन पे, दैट्स यूपीएल एट 530 to 50। ये अपनी सबसे लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री पे बंद हो रहा है पोस्ट आई थिंक मार्च 2021। यानी मार्च 2021 से आपको क्या याद आता है कि वो जो केमिकल्स का सेकेंड जो फेज का रहना पाया था उसका प्राइस था। प्रकाश सर गलत तो नहीं होगा कि अगर 530 के नीचे सेटल हुआ तो ये एक बड़ी तेजी, मतलब बड़ी और गिरावट के लिए तैयार हो जाएगा? यूपीएल में जो लो देखा हमने 500 लो का, ये बहुत मेरे ख्याल से, मेरा हिसाब से 478 तक आना चाहिए, वहां पर सपोर्ट है। फिलहाल वीक है। हाँ, जो रिसेंट लो हमने देखा अगर वो क्रैक हो जाएगा तो एक फास्ट ड्रॉप आ जाएगा यूपीएल में, लेकिन सपोर्ट है 478 के आसपास यूपीएल, वहां पर शायद संभल जाए तो संभल जाए, लेकिन है तो वीक। ओके, यूपीएल के नंबर आने याद रखिएगा। और इस बीच चलते हैं, एक काम करते हैं स्क्रीन पर देखने के लिए कि आज की ब्रेथ क्या रही। देखिए ब्रेथ बड़ी आज आपको मिली जुली नज़र आएगी और लॉन्ग्स, शॉर्ट कवर, फ्रेश लॉन्ग और साथ ही साथ शॉर्ट कवरिंग है आपके स्क्रीन पे ये स्टैट्स आते हुए। और 93 लॉन्ग है, 31 यहाँ पे शॉर्ट कवर और साथ ही साथ शॉर्ट। डायरेक्टर साहब जहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट कैरी किए गए हैं, BPCL, अबॉट, AB कैपिटल, GMR एयरपोर्ट और MCX वाले वो ट्रेड्स थे जहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला, लेकिन शॉर्ट कवरिंग भी अच्छी खासी हुई है। स्पेशली IOC में देखिए, IOC भी आज करीब 9% ऊपर जाकर क्लोज हो रहा है। यहाँ पर सेल, NMDC, पावर ग्रिड और अदानी पोर्ट भी है वो ट्रेड्स जहाँ पर जमकर तेजी देखने को मिली। शॉर्ट्स कवर हुए हैं। शॉर्ट बिल्डअप तो ऑफकोर्स सिटी यूनियन बैंक में रहा खराब नंबर्स पर। श्री सीमेंट, आयशर मोटर्स और टाटा केमिकल्स, डाबर जैसे स्टॉक्स थे जहाँ पर दबाव और लॉन्ग अनवाइंडिंग आपकी स्क्रीन पर आ रही है। वीकेंड का पूरा फीवर वीरू पर चढ़ रहा है, तो उनको आप स्क्रीन में एक बार विंडो में दिखा दीजिए। लोट पोट हो रहे हैं किसी वजह से हंस के। लेकिन आखिरी 2 मिनट वीरू, निफ्टी बैंक की तो हालत एकदम खराब, 280 अंकों की गिरावट। बजट की एडजस्टमेंट से लाइन नहीं हो पाया एग्जैक्टली, मेरी स्क्रीन छुपी हुई है। बहरहाल हम एक मिक्स क्लोज की तरफ बढ़ते हुए, बट यस बैंक निफ्टी में जो कैंडल क्रिएट हुई है वो आज थोड़ी सी, अगर आप देखें, परेशानी भरी है। और एक बार HDFC बैंक रखिए आप आपकी स्क्रीन पे। मेरी हंसी को जाने नहीं दे रही हैं, बट HDFC बैंक इस वक्त डे लो की ट्रेजेक्ट्री में आके क्लोज होता हुआ और करीब करीब अगर आप देखें तो डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ। एक बार स्क्रीन पे रखिएगा, निफ्टी बैंक 45,915, IT फिर भी अपने गेंस को लेके जा रहा है, कैरी कर रहा है, बट दिस डे एंटायरली बिलोंग्स टू OMCs। BPCL 9.5% ऊपर अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड करता हुआ। IOC करीब करीब 9% ऊपर, ये भी अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके क्लोज होता हुआ। और आज के सबसे सुपर स्विंग देने वाले काउंटर्स में GMR एयरपोर्ट्स 8540 पे, ये आप अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए कि दिसंबर 2007 के बाद के हाईएस्ट क्लस्टर पे। और साथ ही साथ आज इंडिगो एट ऑल टाइम हाई, इंडियन होटल्स एट ऑल टाइम हाई। तो आज आप ट्रेवल्स टूरिज्म, उसके बाद OMCs में आप एक सुपर स्विंग देख रहे हैं।
लेकिन आज बैंकों के लिए, स्पेशली PSU बैंकों के लिए दिन खराब रहा, स्पेशली HDFC बैंक के लिए। बट जहां तक बात है सबसे मजबूत कड़ी का, वो है OMCs, PSUs, और उसमें भी अगर आप देखें तो OMCs और जो PSU बैंक से उनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है सेशन। अच्छा, एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देता हूँ जिनके लिए आज का सेशन काफ़ी ख़राब रहा। टाटा केमिकल, आप इसको स्क्रीन पे देखिए, ₹1.5 केमिकल पूरा का पूरा, चाहे वो UPL हो चाहे वो टाटा केमिकल हो, आज काफ़ी परेशानी भरा रहा। सिटी यूनियन बैंक कंप्लीटली बैकफुट पे, और साथ ही साथ डाबर ये भी आज बैकफुट पे रहा, और डॉक्टर लाल पैथलैब जिसकी कल अर्निंग्स आई थी वो भी आज बैकफुट पे रहा। लेकिन जहाँ तक इस क्लोज का सवाल है, निफ्टी करीब निफ्टी बैंक 25,952 ऑलमोस्ट बी लो के क्लस्टर पे, और निफ्टी 21,854 जहाँ से चले थे वहीं लौट कर आ गए शुक्रवार को। बैक टू स्क्वायर वन 21,854 पर। लेकिन निफ्टी के लिए नॉट अ बैड सेशन। निफ्टी बैंक ने ऑफ कोर्स निराश किया। निफ्टी बैंक में इनफैक्ट जाते जाते ना SBI में बड़ी बिकवाली आ गई। अचानक आप देखेंगे लास्ट आवर में वो करीब 0.75% तक का प्रेशर एकदम फ्लैट होता हुआ वो स्टॉक दिखाई दिया। ओवर द वीक क्या सिचुएशन है वो फटाफट से डेटा पॉइंट स्क्रीन पर आ जाएंगे। ओवर द वीक BPCL एक अच्छा खासा परफॉर्मर रहा है, करीब 17% तक का इजाफा है इधर। पावर ग्रिड, अदानी पोर्ट, ONGC, अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा मोटर्स, ये कुछ स्टॉक्स रहे थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान तेज़ी की तरफ रखा है। लेकिन LNT, टाइटन, ITC ये थोड़े से बैकफुट पर, और यहाँ पर आज के सत्रों में भी दबाव देखने को मिला। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर। मार्केट ब्रेथ थोड़ी सी पॉजिटिव रही है आज, उसका पूरा एक रिफ्लेक्शन इस हीट मैप में साफ देखने को मिल ज़रूर रहा है। चलिए इसी के साथ वो बड़ा हफ्ता जहां पर 2 इवेंट्स थे, ऑफ कोर्स एक तो FOMC की बैठक थी इस हफ्ते, और साथ ही साथ हमारे लिए जो सबसे बड़ा इवेंट था वो था ऑफ कोर्स बजट का। वो दोनों हमने निपटा लिए हैं, और अब देखते हैं यहाँ से आगे बचे हुए नंबर्स पर बाजार अगले हफ्ते आपके लिए क्या लेकर आता है। सीधा सौदा का भी अपडेट इस बीच। नीरज और यतिन के बीच का मुकाबला, कौन से ट्रेड्स सबसे ज़्यादा फेवर में रहे हैं, कहां पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा बना है, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो नीरज की परफॉर्मर्स में सिटी यूनियन मंदी की तरफ था, RPG लाइव तेज़ी की तरफ था, पेटीएम ऑफ कोर्स एक और 17 शॉट वाला, और हमने देखा अबॉट में भी तेज़ी ही बनती दिखाई दी। फटाफट से लेकर आएंगे अब यतिन के आउट परफॉर्मर्स, और अच्छा किसी वजह से वो आ नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सौदे इनफैक्ट आइडेंटिफाई किए थे। कुल मिलाकर 21,853 पर हम आज के बाजार को छोड़ जाएंगे। बैंक निफ्टी वहीं पर आ गया जिस दिन जहाँ पर बजट स्पीच के दिन था। खैर कोई बात नहीं, ये टर्बुलेंस होती है हायर लेवल्स पे, लेकिन सोमवार को जब नया हफ्ता कमेंस होगा देखते हैं समीकरण क्या होंगे और संकेत क्या होंगे। सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी सारे कॉम्बिनेशंस लेकर। नीरज जी, मैं, हर्ष और अनुज मॉर्निंग कॉल, उसके बाद मुनाफे की तैयारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। बजट पर सबसे बड़ा इंटरव्यू।